जी कैफ 5 लेक्चर 110। अच्छा भैया IFRS 15 के लिए कम से कम है हमें 3 या 3.5 लेक्चर और चाहिए होंगे, 111, 12 और 13। तो इसके बाद 2 से 3 लेक्चर सेट के लिए चाहिए होंगे, वो किसी एक ही दिन में 4-5 घंटे में कर लेंगे या देख लेंगे। और जब ऑब्वियसली फिर ये चीज़ें क्लोज़ हो जाएंगी तो लीज़ के लिए कोई हमें 35-40 मिनट एक चाहिए होंगे, जो नॉर्मल चीज़ हमारी रहती है। कंसोलिडेशन की कुछ थ्योरी है, वो 60 से 65 मिनट ले जाती है। उसमें से कोई 1-2 नंबर का MCQ आता है। वैसे तो 1-2 साल से नहीं आया, लेकिन आ सकता है। वो ICAP ने किताब में थ्योरी डाल दी हुई है ऐसी बिला वजह कंसोलिडेशन की कुछ। वो मैं तो करवाऊँगा, अब आपकी मर्ज़ी होगी करनी या नहीं करनी, इट्स अप टू यू। अच्छा, और उसके बाद जो है वो फिर पास सेशन से यही ट्रेंड चल रहा है कि फिर फरवरी में आपको मिड में जाके कहीं 2 दफ़ा 6-6 घंटे के लिए बुलाया जाता है। लेकिन उसमें पिछले 2 सेशन से ऑनलाइन चल रहा था, तो 6-6 घंटे के लिए नहीं बुलाया जाता था, 2-2 घंटे के करके कुछ लेक्चर अपलोड कर दिए जाते थे। उसमें पिछली चीज़ें जो हमारी हैं, कुछ IAS 38 की चीज़ें, IAS 12 की चीज़ें और कुछ टॉपिक्स की चीज़ें, ये पार्ट ऑफ सिलेबस होंगी। इसको आप रिवीजन पार्ट ऑफ सिलेबस करके जो भी कह दें, नाम रख दें, ये 6-6 घंटे की वो क्लासें होंगी। ओके, इट इज़ ऑल टेंट। हाँ, ये फिजिकल होंगे, आप लोग आ जाया करना, मुझे कोई मसला नहीं, मैं बता दूंगा जो भी टाइम होगा। अच्छा जी चलें जी। स्टैंडर्ड के पैराग्राफ पूरी लिस्ट बना के दूंगा, आप लोग रिलैक्स लो, सारी चीज़ें मेरे प्लान में है। स्टैंडर्ड भी साथ यूज़ नहीं करना पड़ा, जब यूज़ करना पड़ेगा मैं सारी लिस्ट बना के दूंगा, एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें स्टैंडर्ड साथ खोलूंगा और सब बना के दूंगा। आप जितना मर्जी काम मेरे से लें, मुझे उसमें कोई हरज नहीं है। जो मर्जी आप रिक्वेस्ट और डिमांड करें, मैं पूरी करता रहूँगा। ये एक दफ़ा IFRS 15 ख़त्म हो जाए, और बल्कि मैं आपकी जान नहीं छोड़ूंगा। आप लोग आखिरी टाइम तक मिन्नत करते रहेंगे, खुदा के लिए हमें छोड़ दें, आपको नहीं छोड़ा जाएगा। तो 1000 भी आपकी रिक्वेस्ट हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनको 1 बाय 1 टेकअप किया जाएगा। अच्छा जी, आज के नोट्स निकाल लें। आज के नोट्स का दूसरा पेज, कल हमने जाते जाते कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन किया है, बजाय के मैं उसका एक वही वाला सवाल रिवाइज कराऊं, एक नया सवाल कर लेते हैं। इस सवाल के करने के बाद कल वाला फिर जो होमवर्क है जो कल की क्लास में दिया था, वो आप बेशक दोबारा कर लीजिएगा। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में ना वैसे तो 3 चीज़ें हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में हमारे सिलेबस में 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है, जब पुराना कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था और नया कॉन्ट्रैक्ट आपने पकड़ा बीच में, तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को नए कॉन्ट्रैक्ट ने मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, आपने कॉलेज से कहा मैं तीसरा भी पढ़ना चाहता हूं, तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। आपने दुकानदार को कहा भाईजान मुझे जो है वो फलां चीज चाहिए, मुझे 100 डब्बे बिरयानी के चाहिए, और फौरन आपने दुकानदार को फोन करके कहा भाईजान 20 डब्बे और चाहिए। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, तो उसमें अगर गुड्स डिस्टिंक्ट हैं और जिसको मैंने 100 डब्बे बिरयानी के ऑर्डर किए हैं, वो बंदा मुझे कहता है कि मैं तुझे 20 डब्बे और तुझे चाहिए, तो तुझे स्टैंड अलोन प्राइस पे ही दूंगा। मेरे भाई तू मेरा दोस्त नहीं है, तू मेरा जिगर नहीं है, मैं तुझे स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे ही दूंगा वो जो 20 डब्बे तूने मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डर किए हैं। तो मैंने 100 डब्बे ऑर्डर किए, उसके बाद मैंने फ़ोन करके 1 घंटे बाद 20 डब्बे और ऑर्डर करके कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई कर दिया। तो वो जो 20 डब्बे हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। अगर वो 100 डब्बे आ जाएंगे उनको मैं अलग यूज़ कर सकता हूं, और ये जो 20 डब्बे अलग से आएंगे इनका उन 100 से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो अदर पार्टीज भी सेल कर रही हैं इसलिए मार्केट के अंदर, इसलिए वो 100 डब्बे और 20 डब्बे डिस्टिंक्ट हैं आपस के अंदर। अच्छा, तो गुड्स डिस्टिंक्ट है मेरी, और मैंने उसे ऑर्डर किया, उसने कहा भाईजान 1 डब्बा जो है वो 200 रुपये का होता है बिरयानी का, मोटी वाली बोटी डाल के, तो भाईजान आपको मैं 200 का ही दूंगा, या अगर नॉर्मल डिस्काउंट लेना है तो 195 तक का ले लें, ये भी स्टैंड अलोन प्राइस ही है, ये भी स्टैंड अलोन प्राइस ही है।
दूसरी ऑप्शन क्या है, 100 डब्बों का मैंने ऑर्डर किया और पुराना ऑर्डर यानी कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनल, और उस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने घंटे बाद फोन करके मॉडिफाई करा दिया। मॉडिफाई कराने में मैंने कहा मुझे डिस्टिंक्ट चीजें दे दो, मुझे तुम 20 डब्बे दे दो बिरयानी के। और उसने कहा भाईजान मैं चाहता हूं कि आप मेरे ग्राहक बन जाएं, अगर इस तरह के ऑर्डर आपकी तरफ से आते रहे तो मेरे लिए तो बड़ी जबरदस्त बात है। अब ऐसा करते हैं, ये जो मैं आपको 20 डब्बे बेच रहा हूं, ये एक डब्बा 200 रुपए का, ये 20 रुपए, ये 200 रुपए के एतबार से आपको नहीं बेचता, आपके लिए 160 के लगा देता हूं, जाए रिलैक्स करें। नॉट अ स्टैंड अलोन प्राइस। जी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हाथ खड़ा करें। कॉन्सेप्ट। अब न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस की तरफ आ जाते हैं। तीसरी चीज हमारे सिलेबस में नहीं है, गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं होती, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। वो भी एक कॉन्सेप्ट होता है, गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं है, वो फिर छोड़ें, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा अब सवाल कर लेते हैं जी। शर्ट एंड टाई शॉप, आज के नोट्स का दूसरा पेज। शर्ट एंड टाई शॉप एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद पाकिस्तान आर्मी ऑन 1 अप्रैल 2016। द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेटेड दैट शर्ट एंड टाई शॉप वुड प्रोवाइड 500 यूनिफॉर्म्स। पाकिस्तान आर्मी को कितने यूनिफॉर्म देगा? 500 यूनिफॉर्म एट अ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ ₹950 पर यूनिफॉर्म एट द एंड ऑफ ईच मंथ। रुक जाएं। कैलकुलेशंस कल कहां से स्टार्ट की थी? टोटल यूनिट्स, बोलें जी टोटल यूनिट्स। 3 कॉलम बताएं यार, वो किधर है ज्योमेट्री में पढ़ा होता है? हाँ जी, कितने यूनिफॉर्म बेचने हैं? 500 पर यूनिट, सेल प्राइस 950 टोटल। कभी पेपर में टोटल दिया होगा, कभी पर यूनिट दिया होगा, जो भी दिया हुआ आप दूसरी चीज निकाल लीजिएगा। 47000। मैं शर्ट एंड टाई शॉप वाला ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा है 100 बिरयानी के डब्बों का, जो 100 और 20 मैंने डब्बों की बात की है ना, ये 100 बिरयानी के डब्बों का कॉन्ट्रैक्ट है। तो मैंने पाकिस्तान आर्मी से क्या एग्री किया है? अच्छा इसमें आपने ना अगर पेपर में पर मंथ गिवन हुए वो नहीं देखने, आपने पूरा कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा करना है, चाहे अगले 10 साल का है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट की क्वांटिटी उठा के यहां लिख दिया करनी है। तो बता दें जी, शर्ट एंड टाई शॉप एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद पाकिस्तान आर्मी। द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेटेड दैट शर्ट एंड टाई शॉप वुड प्रोवाइड 500 uniforms at a price of 950 per uniform at end of, as per contract 100 uniforms were to be delivered every month over a period of। अगर हर महीने 100 यूनिफॉर्म देने हैं तो टोटल कितने यूनिफॉर्म देने हैं? 500। तो मुझे बता दें व्हाट इज माय ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। नया कॉन्ट्रैक्ट ऊपर टॉपिंग नहीं बात करा, व्हाट इज माय ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट? 500 950 के एतबार से 4,75,000 ऑन 1 जून। यार कितनी डिलीवरीज हो चुकी होंगी? एक्सेलेंट, 2 डिलीवरीज हो चुकी होंगी, अप्रैल की और, क्योंकि डिलीवरी कब होनी है? ओवर अ पीरियड ऑफ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो कॉन्ट्रैक्ट कब पकड़ा पहला वाला? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को जब कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा तो उस वक्त क्या एग्री किया? अप्रैल के एंड पे, मई के एंड पे, जून के एंड पे, जुलाई के एंड पे, अगस्त के एंड पे 5 डिलीवरीज करना सोचा। 1 जून को खड़े होकर कुछ हुआ, लेकिन इससे पहले मुझे बता दें कितनी डिलीवरीज हो चुकी होंगी? किस महीने की? अप्रैल के एंड की और मई के एंड की डिलीवरीज हो चुकी होंगी। तो इसलिए 1 जून के आगे जो लिखा हुआ है अभी मैं वो नहीं पढ़ा। मुझे बता दें यहां तक ऑलरेडी सोल्ड कितने हैं? ऑलरेडी सोल्ड 200 बिक गए। 200 कितने के बिके होंगे? 9। 1 जून से आगे नहीं पढ़ना आपने। 190,000। ये 200 किन लोगों को समझ आया है जिन्होंने डेट्स पढ़ी हैं? अप्रैल और मई का ऑर्डर डिलीवर हो चुका है, जून का ऑर्डर भी डिलीवर, क्योंकि ऑर्डर डिलीवर कब होने हैं? हर महीने के एंड में। तो कितनी डिलीवरीज हो चुकी हैं? 2। आगे भी ना पढ़े, कितनी बकाया रह गई हैं? कितनी बकाया रह गई हैं? 300। इधर क्या लिखा था हमने? रिमेनिंग। ये रिमेनिंग पुराने कॉन्ट्रैक्ट की हैं या नए कॉन्ट्रैक्ट की हैं? पुराने की। क्या सोचा था कितने बेचेंगे? कितने बेच चुके? कितने बिकने वाले रह गए? 300, 280। भाईजान इसकी एंट्री ना किताबों में हो चुकी है, कैश डेबिट सेल क्रेडिट।
इसकी एंट्री किताबों में हो चुकी है क्योंकि ये तो बिक गए हैं ना, तो इसकी एंट्री किताबों में हो चुकी है। अब हमने क्या पकड़ा, नया कॉन्ट्रैक्ट जब पकड़ना है ना तो ये दो बातें ढूंढनी है। नया कॉन्ट्रैक्ट जब पकड़ना है ये दो बातें ढूंढनी है कि नई चीजें डिस्टिंक्ट हैं या नहीं, और अगर डिस्टिंक्ट है तो मार्केट प्राइस से बेची जा रही हैं या नहीं। और ये कम टू पार्टीज एग्रीड टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर अनदर 50 यूनिफॉर्म्स टू बी डिलीवर्ड विद ईच रिमेनिंग। अब तुम हर रिमेनिंग डिलीवरी के साथ कितने यूनिट्स दोगे? तो ऐसे ही वैसे आपके जहन में एक इमेज सा बनवाना चाह रहा हूं मैं, नहीं वैसे ही एक इमेज सा बनवाना चाह रहा हूं कि अप्रैल में कितने डिलीवर होंगे? 100 यूनिट्स। मई में 100। यकम जून को नया कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया तो जून में पुराने 100 और नए 50। जुलाई में पुराने 100 डिलीवर होंगे और नए 50। सदा सी बातें हैं, बिल्कुल कोई अकाउंटिंग की बातें नहीं है। और अगस्त में पुराने 100 और नए 50। टोटल कॉन्ट्रैक्ट 5 महीने का हमारा डन। अब सवाल ये है कि ओल्ड और न्यू कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग रखना है या मर्ज कर देना है, वो डिपेंड करेगा प्राइस क्या एग्री हुई है। एक्सप्लेन एंड शो हाउ टाई शॉप शुड अकाउंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजल्टिंग रेवेन्यू। किस तरह अकाउंट फॉर करें और रेवेन्यू भी मुझे बताएं। अगर प्राइस ऑफ एडिशनल यूनिफॉर्म, एडिशनल कितने हैं हर महीने? 50, इज सेट एट 900 पर यूनिफॉर्म। अब आपने ये नहीं कहना पहले प्राइस 950 थी अब 900 हो गई है, कहते 950 माइनस 50 मैंने नॉर्मल सा डिस्काउंट दिया। ये नॉर्मल डिस्काउंट पे कोई हर्ज नहीं, ये स्टैंड अलोन प्राइस ही रहेगी। बता दें जी अब नए कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 900, ये स्टैंड अलोन प्राइस ही समझी जाएगी। वैसे मेरा ख्याल है पेपर में बताया करेगा, ये स्टैंड अलोन प्राइस ही समझी जाएगी। डन हो गया। अब मुझे बता दें कौन सा सिनेरियो बना, क्या 50 यूनिफॉर्म अलग से इस्तेमाल किए जा सकते हैं 100 के बगैर? तो इसका मतलब है वो डिस्टिंक्ट गुड्स हैं। नंबर 1, 950 पहले थी प्राइस, अब 900 रुपया हो गई है, इट इज स्टिल स्टैंड अलोन प्राइस। अच्छा, मेरे अब अगले सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या मैंने नए कॉन्ट्रैक्ट में टोटल डिलीवरीज कितनी करनी है? नए कॉन्ट्रैक्ट में टोटल डिलीवरीज कितनी करनी है? 50 50 50 टॉपिंग डाल के अब मैं भेजा करूंगा। ये पुराने कॉन्ट्रैक्ट की रोशनी में, नए कॉन्ट्रैक्ट की रोशनी में? नए कॉन्ट्रैक्ट की रोशनी में। तो बड़ी सिंपल सी बातें हैं। अब मैंने जो नया कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा है उसकी मेरी डिलीवरीज बताएं। 150। मैंने कहा था जब ये वाला सिनेरियो हो ना स्टैंड अलोन प्राइस वाला, तो एक लाइन ऐसे ही छोड़ दिया करें, क्योंकि मैंने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखना है, नए को अलग रखना है जी। क्या लिखूं यहां? एडिशनल यूनिट्स 150, 130 डन। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें, सारे इधर देख के बता दें कितने यूनिट्स का रेवेन्यू बुक हो चुका? 200 का। इन 300 का किस पे बुक करने? 9। और ये वाले जो 150 हैं इनका किस पे बुक करने? 900। अच्छा, एक सवाल में रिक्वायरमेंट नहीं डली हुई, अगर मैं आपसे पूछ लूं एज्यूम माय ईयर एंड इज 30 जून, तो रेवेन्यू बताना है आपने। एज्यूम करें मेरा ईयर एंड 30 जून है, ठीक है जी। तसल्ली से देखना है अप्रैल में कितनी डिलीवरीज हुई? 100। मई में 100, ठीक है जी। उसके बाद अप्रैल और मई के अंदर 100 डिलीवरीज हुई, और अप्रैल में भी मई में भी। इसको इस तरह कर लें, हर मंथ की कर लें, कोई मसला नहीं, जैसे आप रिलैक्स हो। अप्रैल, मई, जून। अप्रैल में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था? पुराना चल रहा था। यकम जून को नया पकड़ा ना, अप्रैल में पुराना चल रहा था, तो पुराने की कितनी डिलीवरीज थी? 100। पुराने को पुराने पे बढ़ा रहने देने, ये जो मेथड है ना इसमें पुराने को पुराने पे बढ़ा रहने देने। मई में कितने यूनिफॉर्म बेचे? 100। अगर आप अकाउंटेंट है तो कितना रेवेन्यू बुक करेंगे?
और अब स्टिल पुराने कॉन्ट्रैक्ट को अलग समझे, नए कॉन्ट्रैक्ट को अलग समझे। अब जरा हाथ खड़ा करें, बात समझ आ गई? पुराने को अलग चलने दें अपनी हाल पे, पुराने को मत छेड़ें, और नए कॉन्ट्रैक्ट को अलग पकड़ें। तो इसलिए हमें ब्लेंडेड प्राइस नहीं निकालनी पड़ी, ब्लेंडिंग नहीं करनी पड़ी। डन। सो व्हाट इज द रेवेन्यू? एज्यूम मेरा ईयर एंड 30 जून है। 3300000। चलिए जी नोट कर लें। ये है हमारा आंसर नंबर 10। और ये आंसर नंबर 10 कौन सा है? ना बुक का है ना नोट किसी चीज के। नोट्स के क्वेश्चन तरतीब से चल रहे हैं। 9 सवाल हमने पिछली क्लासों में किए थे, आज 10वां सवाल कर रहे हैं। डन जी। आप तो नोट्स पे लिख लो। एज्यूम ईयर एंड 30 जून, तो कितना रेवेन्यू बुक करेंगे? डिलीवरी शुरू को हुई है या कम? अप्रैल से। अप्रैल मई जून डिलीवरीज चलेंगी, हमारा साल एंड हो जाएगा। अगले साल कितने महीने की डिलीवरीज अभी बाकी हैं? जुलाई और अगस्त की। भाई के सवाल का कोई जवाब दे सकते हैं? इधर देखें, 190 का रेवेन्यू बुक हो गया है किस पे? 200 पे। 285 का रेवेन्यू 300 पे बुक होने, और 150 का 135,000 पे रेवेन्यू बुक होने। और यार अब ये सारा रेवेन्यू इससे क्यों टैली करा रहे हो? ये सारा रेवेन्यू इससे तो टैली नहीं होगा। इधर देखो ना, ये जो 200 हैं, ये 200 ये वाले हैं, ठीक है। ये जो 300 में से 100 इस महीने हो गए डिलीवर, अभी 2 महीने, इसमें से 200 अगले साल डिलीवर होंगे, इसमें से 200 अगले साल अगले 2 माह में डिलीवर होंगे, अगले साल अगले 2 माह में डिलीवर होंगे। और इस 150 में से 50 ये डिलीवर हो गए, और बाकी 50 अगले साल अगले 2 माह में डिलीवर होंगे। क्लियर? क्या चीज टैली क्यों करना चाहिए? ये टोटल रेवेन्यूज है और ये हमारे साल के रेवेन्यू है। इधर देखो, इधर देखो, अगर मेरा ईयर एंड जून है, अगर मेरा ईयर एंड जून है, तो मुझे सिर्फ कितना रेवेन्यू बुक करना चाहिए? डब्बे के अंदर वाला, डब्बे के नीचे वाला? डब्बे के अंदर वाला। अब आप टोटल रेवेन्यू को डब्बे के अंदर वाले से टैली कराओगे तो गड़बड़ी होगी ना। डन हो गई? समझ आ गई ना बात? क्लियर? चलें जी अगला सवाल करें। अब आप क्या assumption लेने लगे? यार ये सवाल नहीं आया हुआ कभी कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का। आ सकता है पेपर में। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन अभी तक टेस्ट नहीं हुई कभी। द प्राइस ऑफ एडिशनल यूनिफॉर्म्स इज सेट एट, इसलिए कल वाला होमवर्क दोबारा कीजिएगा, उसमें मैंने जर्नल एंट्री भी मांगी हुई है। जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 3,30,000 या कैश डेबिट सेल क्रेडिट जो भी है। अच्छा जी, द प्राइस ऑफ एडिशनल यूनिफॉर्म्स इज सेट एट, दिस प्राइस डज नॉट रिफ्लेक्ट द, अब क्या करें? ब्लेंडिंग करें। ब्लेंडिंग। अब सिनेरियो देखें कौन सा वाला है, डिस्टिंक्ट प्लस स्टैंड अलोन या डिस्टिंक्ट प्लस नॉट स्टैंड अलोन। अब एक एहतियात ये कि यहां पे लाइन नहीं छोड़नी, दूसरी एहतियात ये कि यहां पे आपने कैलकुलेशंस टोटल वाली करनी है। तो आप बता दें जी टोटल कितने हैं? अच्छा यार आप ना तरतीब से सुनो वरना ये गड़बड़ हो जानी है जो भाई ने पूछी है। कितने यूनिट्स बेचने हैं? 500। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में 100 करके, कितने के एतबार से? कितना रेवेन्यू सोचा था बुक करेंगे? अब मेरी एक एक बात सुन, कितना रेवेन्यू सोचा था बुक करेंगे? किस किस महीने? थोड़ा थोड़ा करके। अप्रैल। रेवेन्यू का बुक होता है डिलीवरी के ऊपर या सोच के ऊपर? डिलीवरी के ऊपर। तो कब डिलीवरी हो रही है? ये 500 फौरन नहीं होनी, कैसे कैसे होनी है? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। डन। अच्छा जी, सोल्ड इन अप्रैल एंड मई। अब मैं जरा लिख रहा हूं महीने ताकि इसको क्लियर हो। सोल्ड इन अप्रैल एंड मई कितने? 200। बाकी कितने रह गए? 300। बाकी कितने रह गए? 300। अच्छा ये तो अप्रैल और मई में भाईजान डिलीवर हो गए। कितने? ये नेगेटिव की जरूरत से है 1, ये नेगेटिव का मतलब होता है बकाया सेल जो होनी है वो हम निकालना चाहते हैं। 285,000। अच्छा जी हुण बोलो, अब आप मुझे बताएं
कि प्राइस स्टैंड अलोन तय हुई है या प्राइस स्टैंड अलोन से कम है? इसका मतलब है पिछली सेल की वजह से हमें डिस्काउंट दे रहा है। अब पिछली सेल में इस सेल की प्राइस को ब्लेंड कर दें। नया कॉन्ट्रैक्ट कितने का पकड़ा है? ये न्यू है, ये रिमेनिंग रहती है डिलीवरीज। नया कॉन्ट्रैक्ट कितने का पकड़ा है? 150 का। अच्छा, ये कितने के एतबार से? 400 के एतबार से। ये सेल से खेल रहा हूं, कॉस्ट ऑफ सेल से खेल रहा हूं? खुदा के लिए ये सेल से खेल रहा हूं। ये पर यूनिट सेल है, ये पर यूनिट सेल है। 60,000। चलें जी, अब ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी। 450, 340। अब आप ग्राइंडर चलाएं, क्या जवाब आया? 345,000 डिवाइडेड बाय 450, डन। 767। सो अब 900 पे सेल बुक करनी, 950 पे सेल बुक करनी है, 400 पे सेल बुक करनी है, या एवरेज प्राइस पे सेल बुक करनी है? एवरेज प्राइस पे सेल बुक करनी है। अब अगर मैं कहता हूं कि मेरा एज्यूम करता हूं मेरा ईयर एंड बोलें क्या है 30 जून, तो बता दो कॉन्ट्रैक्ट अमेंड कब हुआ है, मॉडिफाई? यकम जून। तो अप्रैल में 100 डिलीवरीज तो नॉर्मल तरीके से हुई होंगी जिनकी सेल बुक हो चुकी है। मई में भी नॉर्मल तरीके से डिलीवरीज हुई होंगी। मई तक तो मुझे इल्हाम भी नहीं था कि क्या बनना है फ्यूचर में। तो ये सेल तो 950 पे बुक हो चुकी, टोटल 1,90,000 इन दोनों का होगा। ये सेल तो 200 की 1,90,000 पे बुक हो चुकी। अब मुझे बता दें जो मैं जून में डिलीवरी करूंगा, क्या मैं ये सोचूं कि 100 और 50 जा रहे हैं, या दोनों कॉन्ट्रैक्ट, या पुराने को टर्मिनेट कर दूं और न्यू रिवाइज कॉन्ट्रैक्ट बना लूं? पुराने को टर्मिनेट कर दें कॉन्ट्रैक्ट और न्यू रिवाइज बना लें। अब मेरी बलास है कि 100 जा रहे हैं या 50 जा रहे हैं, मेरे पास 150 जा रहे हैं। अब कितने शर्ट्स गई? 150। और प्राइस क्या यूज करूं? 767। 50। व्हाट इज दिस? रेवेन्यू ऑफ 30 जून 2000 जो भी साल बनता है। तो इट इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। हाँ, ये क्वेश्चन में बताया करेगा स्टैंड अलोन प्राइस है नहीं। ऑनलाइन वाले अपने रजिस्टर के ऊपर आप इस सफ़े के ऊपर लिख लें। कल वाले होमवर्क के सवाल पे ना जाके एक दफ़ा नज़र मारनी है, दोबारा ज़रा लिख लें, ऐसे फिर याद नहीं रहता। एक बार नज़र मारिएगा होमवर्क पे जाके, आप ज़रा रिलैक्स फील करेंगे। बेशक कल वाले सवाल पे भी दोबारा नज़र मार लीजिएगा जो क्लास में किया था। क्या यार, क्लास वर्क तो मस्ट होमवर्क में किया करें ना। ओके, चलो जी आ जाओ। हमने वैरायटी क्या मारी है सवाल में? रेवेन्यू बुक करना भी पूछ लिया, जो कि सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ओए होए 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 होए, कौन सी कंसिडरेशन? वेरिएबल। अल्लाह करे पास पेपर के क्वेश्चन 2 डिस्कस करने का टाइम मिल जाए जो होमवर्क में दिया था। ना मिला तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह कल भी डिस्कस हो सकता है। वेरिएबल कंसिडरेशन, ये भाई बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। इट विल टेक फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स और ये कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा, इसमें कोई बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है। वेरिएबल कंसिडरेशन कॉलेज वालों, अच्छा नोट करो, उधर करो कैमरा, नोट करते रहो, साथ साथ मेरी बात सुनते रहो। कॉलेज वालों से आपने एग्री किया कि फीस है भाईजान 15,000, मुकमुका करें बाबा खत्म, फीस 15,000 है। अगर पास हो गया तो आपको 2,000 और दे दूंगा। और दूसरी बात, ऐसी किसी और के लिए करता हूं, आपके लिए तो नहीं है। तो कोई और दुनिया में कहीं इथोपिया में रहता है, वो भी सीए करने आ गया था, तो उसने कहा अगर पास हो गया तो 2,000 और दे दूंगा, ना पास हुआ तो
2000 नहीं, नहीं नहीं, ना पास हुआ तो बस और कोई नहीं पैसे देके जाऊंगा। डन हो गया। आप बता दें जी, कैमरा इधर लाओ, कॉलेज वाले उसको पढ़ा के 15,000 का रेवेन्यू बुक करें, 17,000 का रेवेन्यू बुक करें, 15,000 का रेवेन्यू बुक करें, 17,000 का। भाई ये कौन बोले? हाँ भाई मेरे बात सुने, ये स्टैंडर्ड की आइडियोलॉजी काफी सवाल हो चुके हैं, एस्टीमेट्स पे बेस करती है। वो जो आपने यूनिट बेचे थे किसी को वापसी के साथ, उधर भी आपने सोचा था कितने वापस आएंगे, उनकी रिफंड लाइबिलिटी बुक कर ली थी, बाकी को सेल में डाल दिया था। तो स्टैंडर्ड कहते हैं सोचो, बच्चे को बुलाओ जरा, देखो टेस्ट दे रहा है, क्लास में आ रहा है, अब अंदाजा लगाओ। अंदाजा टीचर से लगवाया, टीचर ने कहा ये बच्चा इंशाल्लाह पास हो जाएगा, राइस 17,000 रेवेन्यू बुक करे, 17,000। आप प्रोबेबिलिटीज लगा लेना, 90% चांस है कि पास हो जाएगा, 10% चांस है कि फेल हो जाएगा। बताएं क्या करूं मैं? 15,000 रेवेन्यू बुक करूं, 17,000 रेवेन्यू बुक करूं। वाई? क्योंकि हाई चांस है, हाई चांस है। डन हो गया। चलें जी, एक आसान सा सवाल करते हैं, क्वेश्चन 12 पहले, पेज नोट्स का पेज 3 है ना। अच्छा, एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, नहीं पेज मिसिंग है। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग एट अ टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 1000 मिलियन विद अ कंप्लीशन डेट ऑन 31 दिसंबर 2002। चलें जी, आप शाहिद अफरीदी हैं, आपने कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा है, कल की तरह आप एक बिल्डर हैं, बिल्डर नहीं। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग एट अ टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 1000 विद अ कंप्लीशन डेट ऑफ 31 दिसंबर। ये तो हो गई फिक्स्ड प्राइस, 15,000 फीस जो थी, ये फिक्स्ड प्राइस हो गई। अब वेरिएबल कंसिडरेशन आएगी। द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज अ परफॉर्मेंस बोनस ऑफ 200 मिलियन। शाहिद अफरीदी को क्या हम तुझे 200 मिलियन दे देंगे इफ द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड विद इन स्टिपुलेटेड, अगर इस टाइम में पूरा हो गया। कहते हैं हमने कहा हमारा तजर्बा, ये प्रोजेक्ट बस लोग बताते होते हैं, टाइम पे पूरा नहीं करते होते। तो अगर ये प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा हो गया तो तुझे दे देंगे बोनस। तुझे क्या दे देंगे? कितना बोनस दे देंगे? 200 मिलियन का। आप बोलें 1000 मिलियन की सेल बुक करूं या 1200 मिलियन की बुक करूं या अगली लाइन पढ़ूं? बेस्ड ऑन द एंटिटीज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस विद द सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स द एंटिटी एस्टिमेट्स, एंटिटी कौन होता है? सेलर। द सेलर एस्टिमेटेड 90% प्रोबेबिलिटी दैट टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। आप बता दें, दो पॉसिबिलिटीज हैं, या होगा या नहीं होगा। आप बता दें मिलने का चांस ज्यादा है या ना मिलने का? मिलने का चांस ज्यादा है। इसे कहते हैं मोस्ट लाइकली। क्या कहते हैं? मोस्ट लाइकली। तो अब आंसर 12 लिखने से पहले अपने रजिस्टर पे उर्दू में लिखें, जब हमारे पास दो ऑप्शंस हो, जब हमारे पास दो ऑप्शंस हो तो मोस्ट लाइकली वाली उठाया करेंगे। जब हमारे पास दो ऑप्शंस हो तो मोस्ट लाइकली वाली उठाया करेंगे। अच्छा जी, ऑप्शन 1 बताएं। नहीं, ऑप्शन 1 बताएं कि मैं 31 दिसंबर से पहले मुकम्मल कर दूंगा। ऑप्शन 1 बोलें, मैं 31 दिसंबर से पहले मुकम्मल कर दूंगा। ऑप्शन 2, मैं 31 दिसंबर के बाद मुकम्मल करूंगा। ऑप्शन 1 में क्या चांस है? मैं 31 दिसंबर से पहले मुकम्मल कर दूंगा का 90% चांस है, और नहीं मुकम्मल करूंगा का चांस। इसका मतलब है मोस्ट लाइकली क्या होने वाला है? ज्यादा चांस क्या होने वाला है कि टाइम पे मुकम्मल हो जाएगा। अगर ज्यादा चांस है टाइम पे मुकम्मल हो जाएगा तो बताएं फिर मैं बोनस बुक, जैसे मैंने कहा था 90% चांस है कि वो बच्चा पास हो जाएगा, फिर 90% लगाना नहीं आपने, बस पूरी अमाउंट आपने बुक कर देनी है रेवेन्यू के अंदर। तो 15,000 रुपए बच्चे ने फीस दी, और किसी को नोट्स ना मिले हो, सबको मिल गया, रखते हैं। 15,000 रुपए बच्चे ने फीस दी और हमने कहा 90% चांस है वो पास हो जाएगा, और पास होने पे 2,000 देगा। तो कितना रेवेन्यू बुक करें? 15,000, 17,000? आप बता दें जी मोस्ट लाइकली क्या है? मोस्ट लाइकली है टाइमली कंप्लीशन। इसका क्या मतलब है? मैं 1000 का रेवेन्यू बुक करूं, 1200 का, 1200 का,
ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स। कितने आउटकम्स हैं? 2। ₹200 बोनस विल बी रिसीव्ड अगर मैं किस पे कंप्लीट कर दूं? नो बोनस इफ नॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम। द मोस्ट लाइकली मेथड प्रिडिक्ट्स द अमाउंट। मोस्ट लाइकली मेथड अच्छा मेथड है। क्या कहता है? ट्रांजैक्शन प्राइसेस 1200, 1000 जमा 200। कितना रेवेन्यू बुक कर लो जी? 1200 का। क्वेश्चन 13, टाइटेनियम एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद डेल्टा लिमिटेड टू सप्लाई लैपटॉप्स एट अ टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 5 मिलियन बाय 30 जून 2003। भाईजान लैपटॉप कितने के बेचने हैं? 50 लाख के लैपटॉप बेचने हैं। हो सकते 50 लैपटॉप हो, 50 लैपटॉप लाख लाख वाले, 50 लाख के लैपटॉप बेचने हैं। कब तक बेच दूं? टाइटेनियम कौन होगा? लैपटॉप का ट्रेडर। उसने शायद राइज वालों को लैपटॉप बेचने हो आईटी लैब के लिए। द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट्स दैट अ पेनल्टी ऑफ 4 लाख, बोनस नहीं, पेनल्टी, a penalty of 4 lakh if the laptops are not delivered by the specified date. Based on Titanium extensive experience with a similar arrangement, इसका अंदाजा है कि बहुत ज्यादा चांस है कि मैं टाइमली डिलीवरी कर दूंगा। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? पेनल्टी देनी पड़ेगी या पेनल्टी से बच जाएंगे? सादा सी बातें, कोई मुश्किल बातें नहीं है। ये अकाउंटेंट की नजर से चीजों को पढ़ेंगे तो पता नहीं सोच रहे होंगे क्या हो रहा है। सादा सी बात पढ़े। कहते हैं 70% चांस है कि मैं पेनल्टी देने से बच जाऊंगा। बता दें अब 30% चांस है कि पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो अब बता दें जो मैंने अभी उर्दू में फिक्रा लिखवाया था वो क्या था? नहीं, उर्दू में एग्जैक्ट जो कोई वर्डिंग बोल दे। जब हमारे पास 2 ऑप्शंस हों, एक ऑप्शन क्या है? टाइम पे दे दूंगा, दूसरी ऑप्शन क्या है? लेट डिलीवर करूंगा। जब हमारे पास 2 ऑप्शंस हो तो ज्यादा चांस क्या? वैसे क्या होना है? ज्यादा चांस क्या होना है? मैंने टाइम पे दे देने। तो अब क्या समझू? मैं टाइम पे दे दूंगा, अल्लाह का शुक्र है। और अगर टाइम पे दे दिया तो मेरी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर पेनल्टी नहीं लगेगी तो पेनल्टी माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं पेनल्टी लगेगी तो पेनल्टी बोनस ऐड होते हैं, सेल प्राइस में, और पेनल्टी माइनस होती है। लेकिन इस सवाल में क्यों नहीं माइनस होगी? हाँ लिखें आंसर 13। इसमें ज्यादा चांस है, ज्यादा के साथ ब्रैकेट में 70%, इसमें ज्यादा चांस है कि पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। आंसर 13 उर्दू में लिखते जाएं यार, ये कॉन्सेप्ट आसान सा है लेकिन जरा उर्दू में लिखते जाएं। इसमें ज्यादा चांस है कि पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, इसलिए पेनल्टी सेल से माइनस ना करें। इसलिए पेनल्टी सेल से माइनस ना करें। इसलिए पेनल्टी सेल से माइनस ना करें। भाईजान आप बता दें सेल कितनी बुक करूं? 5 मिलियन या 5 मिलियन माइनस 4 लाख? ट्रांजैक्शन प्राइस बताएं कितनी आ जाएगी? सेल कितने पे बुक करें? 5 मिलियन पे। डन। अच्छा जी, यार कभी क्या ऐसे हो सकता है कि वो जिस स्टूडेंट ने 15,000 का हमारा उससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और 2,000 देगा पास होने के ऊपर, तो उसमें चलें इस सवाल को करें, इस सवाल से बात क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन 11 बड़ा मजे का सवाल है और थोड़ी सी टेंशन चाहिए। सवालों के सोल्यूशन आपको पता है छोटे छोटे से हैं लेकिन दिमाग इस्तेमाल बस करना है। कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट नहीं पढ़नी आपने। कंस्ट्रक्शन पिछले सफ़े पे, कंस्ट्रक्शन कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड एन एसेट फॉर रुपीज फिक्स्ड प्राइस बताएं। वेरिएबल की डिस्कशन मैं खुद करूंगा आपसे। ये कौन सी प्राइस है? फिक्स, जो मिलनी है। फिक्स प्राइस कितनी तय हुई है? विद एन एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट ऑफ 30 नवंबर। एक्सपेक्टेड कंप्लीशन कब है? शाहिद अफरीदी ने हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाईजान मैंने सुना आप अपने जो है वो 3 मरले का घर बना रहे हैं। हमने कहा हाँ यार 3 मरले का घर बना रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने कहा मेरे से बनवा लें। हमने कहा कितने लोग हैं? कहते हैं 9 लाख में आपको घर बना दूंगा। मैंने कहा कब तक बना दोगे? कहते हैं 30 नवंबर तक बना दूंगा। मैंने कहा एक बात सुनो, मैं तुम्हें बोनस देता हूँ, मैंने तेरा जल्दी शिफ्ट होना है, मैं तुम्हें बोनस देता हूँ,
2 लाख रुपए अगर तुम 30 जून तक बना दो। मैं तुम्हें बोनस दूंगा अगर तुम 30, वैसे कॉन्ट्रेक्चुअली उसने कब तक बनाने, मैंने कहा मैं तुम्हें बोनस देता हूं अगर तुम मुझे कब तक बना दो, 30 जून तक। नवंबर तो बहुत देर से है ना, मैंने कहा अगर 30 जून तक मुझे बना दो तो तुम्हें बोनस देता हूं। द बोनस विल बी डिक्रीज्ड बाय 20% फॉर ईच मंथ ऑफ डिले फ्रॉम 30 जून। अगर तुमने 30 जून से डिले किया तो फिर मैं तुम्हारा बोनस कम कर दूंगा, पूरा दूंगा, कम कर दूंगा। द कंस्ट्रक्शन कंपनी डिटरमिन्स द फॉलोइंग आउटकम्स। एक से ज्यादा हैं, इधर हम मोस्ट लाइकली नहीं उठाएंगे, इधर हम एवरेजेस लेंगे। एक से ज्यादा आउटकम्स हैं, एक से दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा है। जहां 2 ऑप्शंस हो वहां 2 में से हायर वाली उठानी है, और जहां 2 से ज्यादा ऑप्शन हो, 3, 4, 5, 6 ऑप्शंस हो, तो वहां फिर उनकी क्या लेनी पड़ेगी। और ये इंशाल्लाह मैं आपको भी इंग्लिश में पढ़ाऊंगा भी कि मोस्ट लाइकली आपने यूज करना है जब आपके पास 2 ऑप्शंस हो। और एक्सपेक्टेड वैल्यूज अभी निकलवाने लगा हूं, लेकिन इसको भी ना पढ़ें। अच्छा यार, कोई बंदा यहां पे बता दे क्या फिगर्स आनी है। परसेंटेजेस लगाए बगैर मैं पूछ रहा हूं, परसेंटेजेस को फारक करो, सोचो। ओ खुदा के लिए अकाउंटिंग से बाहर निकल आओ, सादा सादा सी बातें हैं, सादा सादा सी बातें हैं। समझोगे आपको अकाउंटिंग कर रहे हो तो फिर तो परेशान रहोगे आप। जी भाईजान, मैंने कॉन्ट्रैक्ट, शाहिद अफरीदी ने कॉन्ट्रैक्ट क्या पकड़ा, कितने की बना के देगा, 9 लाख की, कब तक बना के देगा। उसने कंस्ट्रक्शन का टाइम देखा, उसने कहा भाईजान 30 नवंबर तक मैं बना दूंगा। वो जाने लगा, मैंने एक ऑफर की, मैंने कहा यार मैं तुम्हें ना 2 लाख रुपया बोनस दे दूंगा अगर तुम मुझे 30 जून तक मेरा घर बना के दे दो, 30 जून तक घर बना के दे दो, 2 लाख बोनस दे दूंगा। लेकिन बोनस डिक्रीज हो जाएगा 20% से हर महीने डिले पे 30 जून के बाद। अब शाहिद अफरीदी एस्टिमेशंस लगाए या मैं लगाऊं? भाईजान सेलर पे ये स्टैंडर्ड लगता है, सेलर जाके ना एस्टिमेशंस लगाएगा। सेलर लेबर को इकट्ठा करेगा, लेबर को इकट्ठा करके कहेगा लेबर क्या चांस है 30 जून तक पूरा होने का। लेबर कहेगी सर जी 80% चांस है कि 30 जून तक इंशाल्लाह पूरा कर देंगे, आप टेंशन ना लें। और भाई इधर तो देख रहे हैं, लेबर ने कहा 80% चांस है आपको 30 जून तक पूरा कर देंगे, लेकिन 15% चांस है कि 1 महीना डिले भी हो सकता है 31 जुलाई तक, और 5% चांस है कि 31 अगस्त तक, लेकिन इससे आगे इंशाल्लाह नहीं जाएगा, आप रिलैक्स रहें, इससे आगे नहीं जाएगा। तो कितने आउटकम्स हो गए? 2 या 2 से ज्यादा? 2 से ज्यादा आउटकम्स हो गए। अब हमने क्या करना है, पहले मुझे यह बता दें कि मैंने प्राइस कितनी पे करनी पड़ेगी मुझे, बायर को या सेलर की बात कर लें, सेलर को कितनी प्राइस रिसीव करनी पड़ेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ बोनस। पहले मुझे बता दो मेरा रेवेन्यू फिक्स कितना है, फिक्स 9 लाख, इसमें कुछ ना कुछ वेरिएबल या ऐड होगा या ऐड नहीं होगा। बोनस है, पेनल्टी है, तो फिक्स्ड में बोनस क्या करेंगे, 15,000 भी राइस को मिलना था, 2,000 भी मिलना था, तो बोनस को ऐड करेंगे। इसके लिए भाईजान अब वर्किंग होगी, इसके लिए एक वर्किंग होगी, रेवेन्यू निकालने के लिए वर्किंग होगी। अब मैं कौन सी निकालने लगा हूं, कंसिडरेशन वेरिएबल। ठीक है जी। अब आप मुझे बता दें अगर मैं 30 जून तक उसे डिलीवर कर दूं तो मुझे कितना बोनस मिलेगा, 2 लाख। अगर मैं उसे डिलीवर कर दूं 31 जुलाई तक तो मेरा कितना बोनस कम हो जाएगा, हर महीने कम होगा, तो मेरा कितना बोनस कम हो जाएगा, 2 लाख माइनस 20% ऑफ 2 लाख, डेट कम्स टू, तो मुझे 1,60,000 बोनस मिलेगा। आज दोबारा पढ़ें, अगर मैं 31 अगस्त को पूरा करके दूं तो बोनस विल डिक्रीज बाय 20% फॉर ईच मंथ ऑफ डिले। अब मुझे बताएं 2 महीने 20% लगेगा, तो बाय 31 अगस्त 2 लाख माइनस 20% माइनस 20%,
या -40%, डिमिनिशिंग पे ना लगाओ, बस सीधा लगा दो, -40% ऑफ 2 लाख, डन, 1 लाख। अच्छा, अब देखें कितनी रियलिटीज हैं बातों में। शाहिद अफरीदी सोच रहे, अगर मैंने 30 जून तक डिलीवर कर दिया मुझे 2 लाख मिलेगा, अगर मैंने 31 जुलाई तक डिलीवर कर दिया मुझे 160 मिलेगा, अगर मैंने 31 अगस्त तक डिलीवर कर दिया मुझे 1 लाख। अब शाहिद अफरीदी भाईजान मिलना क्या है ये तो बताओ, हम दीवाने हुए में, मिलना क्या है तुझे। अब इसने लेबर से पूछा भाईजान कितने अरसे में काम कर लोगे। सर इंशाल्लाह 85% चांस है कि हम इतने अरसे में काम कर लेंगे। 80% चांस है कि हम इतने अरसे में काम कर लेंगे, लेकिन सर 15% चांस है कि हो सकता है काम लेट भी हो जाए, और बहुत 5% सा चांस है कि काफी डिले हो जाए। आप बता दें कौन सी फिगर यूज करूं मैं। एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकलेंगी। अब आप एवरेजेस लेंगे, समेशन करेंगे, इनकी एवरेजेस लेंगे। अब एवरेजेस लेना शुरू करें, क्या समेशन px। अब आप समेशन px करेंगे भाई फरमा रहे हैं, तो अब आप एवरेजेस लेंगे, बताएं जी। 160,000, अकलमंद दीवानों 2 लाख से बढ़ा ना दीजिएगा किसी भी सूरत में इसको। कोई ऐसी कैलकुलेशन है मारिएगा कि 2 लाख से ही बढ़ जाए बोनस, 2 लाख से ज्यादा नहीं बोनस ने देना। तो एवरेज टाइप बोनस निकल आया 2 लाख या 1,90,000, 1 लाख। आप बता दें व्हाट इज माय वेरिएबल कंसिडरेशन। आप बता दें मैं रेवेन्यू किस पे बुक करूं। 10900000। डन जी। ये सवाल समझेगा। लिखें जी आंसर 11 में, उधर ही रखो, आंसर 11 में पहले ये लिख लें। आंसर 11 में 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज थी, इसलिए मोस्ट लाइकली नहीं किया, एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालनी है। आंसर 11 में 2 से ज्यादा, एक पॉसिबिलिटी तो पॉसिबिलिटी नहीं होती ना, पास और फेल 2 पॉसिबिलिटीज थी ना पहले सवाल में। तो आंसर 11 में 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए मोस्ट लाइकली नहीं किया बल्कि एवरेजेस निकालनी है जिसे एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं। इसलिए मोस्ट लाइकली नहीं किया बल्कि एवरेजेस निकालनी है जिसे एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं। अच्छा, ले आओ इधर। अगले सवाल का जवाब अगर आपको आ गया ना तो समझ लें अभी तक के पैसे पूरे हो गए हैं। रिक्वायर्ड कैलकुलेट ट्रांजैक्शन प्राइस यूजिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। मैंने एक लाइन डाली आगे, प्रेफरेबल इन दिस केस, भाई जरा यूजिंग द कैलकुलेट द ट्रांजैक्शन प्राइस यूजिंग द एक्सपेक्ट, ट्रांजैक्शन प्राइस रेवेन्यू होता है यार, ये जो रेवेन्यू आपने बुक करना है। कैलकुलेट द ट्रांजैक्शन प्राइस यूजिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड प्रेफरेबल इन। इस सिनेरियो में एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड क्यों प्रोबेबल है? क्योंकि दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। हालांकि मैंने IAS 37 में ये लगाने से मना कर दिया था, IAS 37 में मैंने कहा था ये ना लगाया करें, लेकिन जब 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं तो ये लगा दिया हमने। अच्छा, लेकिन प्रेफरेबल तो नहीं है। मैं जब नोट्स अपलोड करूंगा ना तो यहां नॉट प्रेफरेबल कर दूंगा, लेकिन सवाल पूछ रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सवाल ने पूछा यार ये क्या लगा हुआ है मोबाइल में, किधर के तू नोट कर रहा है, क्या कर रहा है, नोट कर रहे, तो पहले मेरी बात सुनना यार। अच्छा, कानों से सुन रहा है। कैलकुलेट द ट्रांजैक्शन प्राइस यूजिंग द मोस्ट लाइकली मेथड।
अगर हम एवरेजेस लगाना पसंद ना करें, मोस्ट लाइकली मेथड मुझे अपलोड करते हुए याद करा देना, नॉट प्रेफरेबल, प्रेफरेबल नहीं है इस डेटे में, इस डेटे में एवरेजेस लेना ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर मैं कहूं मैं मोस्ट लाइकली मेथड पसंद करता हूं, तो व्हाट इज मोस्ट लाइकली, व्हाट इज मोस्ट लाइकली, व्हाट इज मोस्ट लाइकली, ये वाला सिनेरियो भाईजान, इसमें फिर परसेंटेज नहीं लगती, इसमें फिर परसेंटेज नहीं लगती, इसमें फिर परसेंटेज नहीं लगती। ज्यादा चांस कितने मिलने का है? 2 लाख। तो फिर 2 लाख को बनाएंगे वेरिएबल कंसिडरेशन। तो बताएं किस मेथड में परसेंटेज नहीं लगनी? मोस्ट लाइकली में। तो व्हाट इज मोस्ट लाइकली? इन तीनों में से कौन सा मोस्ट लाइकली है जिसके होने का ज्यादा चांस है? फिर परसेंटेजेस नहीं लगा रहा था। वो जो राइज वाली मिसाल थी, मैंने कहा था 90% चांस है वो पास हो जाएगा, तो मैंने 2000 रुपये 90 नहीं लगाया था। मैंने वो क्या कहा था, सेल है 15, उसमें 2000 की सेल डालें, 17000 सेल बुक करें, तो परसेंटेज नहीं लगनी। परसेंटेज अब हायर वाली फिगर उठा लेनी है, तो 80% ज्यादा है, फिर कितनी फिगर उठाएंगे? 2 लाख। इस मेथड में 9 लाख जमा 2 लाख, रिक्वायरमेंट भी ना, तो फिर कितना रेवेन्यू बुक होगा? 11 लाख। तो किस मेथड में परसेंटेजेस लगानी है? एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड में। और किस में नहीं लगानी? मोस्ट लाइकली। ये स्लाइड मैंने आपसे शेयर नहीं की क्योंकि इसमें एक ही चीज थी, तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा। कौन कौन सा मेथड है भाईजान? एक्सपेक्टेड वैल्यूज, वो हमने पहले मैंने किया हुआ था, एक्सपेक्टेड वैल्यूज। और दूसरा कौन सा मेथड है? मोस्ट लाइकली। डन हो गया। एक्सपेक्टेड वैल्यूज में क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं वेरियस पॉसिबल अमाउंट्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू में वेरियस पॉसिबल अमाउंट्स निकालते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं ईच को रिलेटिव प्रोबेबिलिटी से, और फिर ऐड कर देते हैं तीनों को। मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड कर देते हैं तीनों को। आज के नोट्स में नहीं दिया हुआ, किताब में ये किसी सफे पे है वैसे। मोस्ट लाइकली नोट्स में भी पता नहीं। आइडेंटिफाइंग द वेरियस पॉसिबल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, आइडेंटिफाई द वेरियस पॉसिबल अमाउंट, सेलेक्ट द सिंगल अमाउंट। आइडेंटिफाई वेरियस को कर लें, लेकिन सेलेक्ट कौन सी करें? दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट लाइकली, मोस्ट लाइकली वाली को उठा लें। डन। और ये स्लाइड अपलोड करते हुए ना मैं यहां लिख दूंगा एक्सपेक्टेड वैल्यूज तब यूज करनी है, यहां ब्रैकेट में लिख दूंगा व्हेन मोर देन 2 ऑप्शंस, व्हेन मोर देन, और इधर व्हेन देयर आर 2 ऑप्शंस एंड व्हेन देयर आर मोर देन 2 ऑप्शंस। अब ये सारा आपका होमवर्क में टेस्ट नहीं करना। एक सवाल है जो ये समझ ले और कर ले, समझ ले उसने सारा कर लिया। ये स्टैंडर्ड की एग्जांपल है भाईजान, स्टैंडर्ड में ये एग्जांपल दी हुई है, ये आप कर लें। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, ये मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से कर लें। रेवेन्यू निकाल लिया तो समझ लें आप छा गए। अकाउंटेंट की नजर से ना पढ़िएगा, एक लेमैन की नजर से पढ़िएगा कि 2 बंदे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, एक कस्टमर था, दोनों आपस में बातें कर रहे थे, आप खड़े होकर पास सुन रहे थे। दो वेरिएबल कंसिडरेशन है सवाल में, 2 वेरिएबल कंसिडरेशन है। अच्छा जी, किस मेथड में ज्यादा परसेंटेज वाला उठाना होता है लेकिन परसेंटेज नहीं लगानी होती?
मोस्ट लाइकली में। और किस मेथड में परसेंटेजेस भी साथ साथ लगानी होती हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू में। इधर मेरे ख्याल से 2 वेरिएबल कंसीडरेशन है, खुद डिसाइड कर लें कहां कौन सा मेथड अच्छा रहेगा। रेवेन्यू बताएं कितना बुक करना है? क्या है रेवेन्यू? एक्सेलेंट, 2633,000। कितना रेवेन्यू आया? चलो ट्राई दोबारा करो, कोई नहीं। टू 633 वाले हाथ खड़ा करें। नहीं एग्जैक्ट राउंड आ रहा है 2633,000। 34 नहीं है। An entity enters into a contract with the customer to build a customized asset. The promise to transfer the asset is a performance obligation satisfied over time. ऐसा ऐसा बिल्डिंग बना के देंगे या फौरन बन जाएगी? ऐसा ऐसा बना के देंगे। The promise consideration is 25 लाख। तो promise consideration कितनी हो गई जी? 25 लाख। बोनस हुआ तो ऐड करेंगे, पेनल्टी हुई तो लेस करेंगे जी। प्रॉमिस्ड कंसिडरेशन कितनी होगी जी? 25 लाख। बोनस हुआ तो ऐड करेंगे, पेनल्टी हुई तो लेस करेंगे। The promised consideration is 25 lakh, but that amount will be reduced or increased depending on the time of completion of the asset. Specifically for each day after 31 मार्च, each month या each day? 31 मार्च के बाद अगर हुआ तो सोचे पेनल्टी पड़नी है या बोनस? 31 मार्च के बाद अगर पूरा करके दिया, लॉजिक सोचे, पेनल्टी पड़ेगी। तो अगर ईच डे 31 मार्च के बाद हुआ एसेट इनकम्प्लीट, द प्रॉमिस कंसिडरेशन इज रिड्यूस्ड बाय, तो 25 लाख में से 10,000 काट लिए जाएंगे हर दिन के, फॉर ईच डे बिफोर 31 मार्च। और अगर 31 मार्च से पहले आपने पूरा कर दिया तो एसेट इज कंप्लीट, द प्रॉमिस कंसिडरेशन इंक्रीज बाय, हाँ बोनस, द प्रॉमिस कंसिडरेशन इंक्रीज बाय, यानी बोनस मिलेगा आपको 10,000 का। अच्छा, अब ये स्काई ब्लू ना कोई और बात है, इसको मैंने इन एडिशन लिखा हुआ है ना, तो स्काई ब्लू एक और बात है। ये जो येलो वाली है, पहले मैं ये मुकम्मल कर लूं। यार वो मैंने जो है ना क्या कहते हैं, क्वेश्चन सही करना भूल गया था। सोल्यूशन मैंने सही बनाया हुआ है। अच्छा, सोल्यूशन मैंने सही बनाया हुआ है, मैं क्वेश्चन सही करना भूल गया था। इसको 100 तो पूरा कराने ना, हो गया सही। जिन लोगों ने 15 लगाया उनका सही हो गया, मैं उनको सल्यूट करता हूं। इधर देख लें आप, कोई नंबर लेने आप लोगों ने इधर। अच्छा चलें जी। कंसिडरिंग द वेरिएस अनसर्टेनिटी इन डिसाइडिंग वेदर द कंस्ट्रक्शन, सवाल में एरर थी जी ऑनलाइन वालों, 20% इधर कर दें। कंसिडरिंग वेरिएस अनसर्टेनिटी इन बिल्डिंग इन डिसाइडिंग वेदर द कंस्ट्रक्शन कुड बी कंप्लीटेड इन द गिवन डेडलाइन प्रोजेक्ट, ये आपको पहले ही गलती बता देनी है। प्रोजेक्ट मैनेजर हैज प्रेजेंटेड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज, कहते मुझे तो लगता है लेट ही होगा काम, यानी 1 अप्रैल तक चला जाएगा। लेट होने का मतलब ये है 1 अप्रैल तक चला जाएगा, इसका चांस 2 अप्रैल तक चला जाए, इसका चांस 3 अप्रैल तक चला जाए, इसका चांस 20%। डन। अब आप मुझे बताएं, एक दिन डिले का मतलब क्या है? 1 अप्रैल, तो कितनी पेनल्टी पड़ेगी? पहले मैंने बोनस लिखा था इधर,
कितनी पेनल्टी पड़ेगी? 10,000। अगर 2 अप्रैल तक चला गया तो पेनल्टी 20,000। अगर 3 अप्रैल तक चला गया तो पेनल्टी 30,000। डन? यस। अब 10,000 पेनल्टी देनी पड़ेगी, इसका चांस 50% है। 20,000 पेनल्टी देनी पड़ेगी, इसका चांस 30,000 पेनल्टी देनी पड़ेगी, इसका चांस 20% है। 50%, 30%। अब ये परसेंटेजेस अगर लगाना मैं चाह रहा हूं तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड है, क्योंकि 2 से ज्यादा आउटकम है। टोटल 17,000। तो 17,000 एक एवरेज टाइप पेनल्टी आ गई या 17,000 एग्जैक्ट पेनल्टी है? एवरेज टाइप पेनल्टी। आप बता दें कितनी पेनल्टी पड़ेगी मुझे? 17,000। पेनल्टी को क्या करूं, प्लस करूं माइनस? पहले मेहनत की थी हमने बोनस निकालने के लिए, अब मेहनत की है हमने पेनल्टी निकालने के लिए। 17,000। चलें जी आगे पढ़ें। इन एडिशन एक और बात भी तय हुई है, अपॉन कंप्लीशन ऑफ एसेट अ थर्ड पार्टी विल इंस्पेक्ट द एसेट। एक तीसरा बंदा आएगा, एसेट जल्दी खत्म हो या लेट खत्म हो उससे बॉदर नहीं होगा, तीसरे बंदे को हम फोन करके बुलाएंगे जब एसेट बन जाएगा। इफ द एसेट रिसीव्स अ स्पेसिफाइड रेटिंग, अगर एसेट को रेटिंग मिल गई, द एंटिटी, जैसे मिसाल के तौर पे गाड़ी है, आप पार्क व्हील्स वालों को बुला लें और बुला के कहें यार ये गाड़ी मैं खरीदना चाह रहा हूं, इसकी रेटिंग करके दो, तो आपने जो एसेट बनाया उसकी रेटिंग होगी। द एंटिटी विल बी एंटाइटल्ड टू इंसेंटिव बोनस ऑफ 1.5 लाख। ये इसके अलावा है, इन एडिशन है, ये आपको 1.5 लाख मिलेगा। ये पता है कि इसका देयर इज अ 90% चांस दैट दिस अमाउंट विल बी रिकवर्ड। तो 10% चांस है कि रिकवर नहीं होगी। तो कितने आउटकम्स हैं? 2 पॉसिबिलिटीज हैं। 90% चांस है कि 1.5 लाख मिलेगा, 10% चांस है 1.5 लाख नहीं मिलेगा। अब परसेंटेज लगाने की जरूरत है या हाई परसेंटेज वाली फिगर उठाएं? इधर कौन सा मेथड बेहतर है? मोस्ट लाइकली वाला। तो अब बता दें हमें बोनस मिलना है, और अल्लाह का शुक्र है हमें तजर्बा है कि हमारी रेटिंग ऊपर ही जाती है हमेशा, तो 90% चांस है कि बोनस मिलेगा। तो क्या ऐड करें विदाउट अप्लाइंग परसेंटेज? 26 33 000। डन? नहीं यार, फिर कौन बोला ये इस तरह नहीं। अच्छा, इधर कौन सा लगाया? एक्सपेक्टेड, और इधर मोस्ट लाइक। डेट कौन सी? 1.5 लाख। ये देखो ना, 4 सिफर हैं, 1 2 3 4, 1.5 लाख। भाई मैंने सोल्यूशन में भी डाला हुआ है एक्सपेक्टेड वैल्यूज और मोस्ट लाइकली। सो दैट वाज ऑल अबाउट वेरिएबल कंसिडरेशन। जी मोहतरम, वैसे शोर आ रहा है। इनको चुप करा देना भाई, शोर ना करे यार। नॉन कैश कंसिडरेशन बताएं जी। नॉन कैश कंसिडरेशन हमारा स्टेप 1 कौन सा था? आइडेंटिफाई। स्टेप 2 जिसने कल हमें रोला था 10 एग्जांपल्स, उसको मैंने आखिर में 10 मिनट और देने हैं कल वाले को। आइडेंटिफाइंग सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, वो जो 2 विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और विद इन ऑन इट्स ओन, वो चीजें देखते हैं। स्टेप 3 डिटरमिन ट्रांजैक्शन। नहीं सबर यार, एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस वाला तो स्टेप हमने कर लिया है ना। डिस्काउंट एलोकेट करना, बहुत सारे सवाल किए थे और मैंने साथ सवाल मैं पूछ रहा था, आए एक और सवाल,
तो यहाँ लिख लिख के कई सवाल किए थे, रेटिंग वाला एक सवाल था और एक ही प्रोडक्ट का डिस्काउंट था, तो वो वाले सवाल थे। तो एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस हो चुका है, एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस हो चुका है। डिटरमिन ट्रांजैक्शन प्राइस में ना 5 चीजें हैं। एक है वेरिएबल कंसिडरेशन, वो आज हमने कर ली। एक है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, ये भी वेरिएबल कंसिडरेशन में है, पैसे और एरियर और वो सारा। एक है जो मैं अभी पढ़ाने लगा हूं, नॉन कैश कंसिडरेशन। एक क्या है, ये नोट करने की जरूरत नहीं, मैं किताब में दिखा दूंगा ये 5 चीजें कहां लिखी हुई। एक है नॉन कैश कंसिडरेशन। तो नॉन कैश कंसिडरेशन का एग्जांपल कर लें पहले। क्या चीज, नोट्स की कोई और कॉपी उधर पड़ी हुई है, इनको लाके दे दें। क्वेश्चन 15 पढ़ लें यार, क्या खुद ही पढ़ें, हद होगी इसमें क्या है। रेवेन्यू बता दें कितना है, कैलकुलेटर पकड़ें, सॉल्यूशन देखे बगैर रेवेन्यू बता दें। अच्छा बाइक से पकड़ लो एक कॉपी और आ रही है। भाई उसको आवाज दे दो, मैं शुरू करूं, उसी को फोटोकॉपी पकड़ा देगा सफा। अच्छा जी, एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर। एंटिटी कौन होता है, सेलर। कस्टमर कौन होता है, बायर। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू प्रोवाइड वीकली सर्विस फॉर 1 ईयर। अच्छा वीकली सर्विस सुन लें क्या है। वीकली सर्विस ये है कि भाईजान एक जमादार है, उसने जाके राइस वालों को कहा है कि हर हफ्ते सफाई मेरी तरफ से, वीकली कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लें, हर हफ्ते सफाई मेरी तरफ से, टू प्रोवाइड अ वीकली सर्विस फॉर 1 ईयर। पूरे साल तक हर हफ्ते, यानी पूरा साल ही फिर सफाई मेरी तरफ से। और वो जो जमादार है उसने एग्री क्या किया है, भाईजान मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे शेयर। और वो जमादार सेलर है, वो IFRS 15 लगाएगा, वो IFRS 15 लगाएगा। ही इज एन एंटिटी, ही इज एन एंटिटी एंड राइज इज कस्टमर, ही इज सेलिंग द थिंग्स। तो a जमादार entered into a contract with Rise to provide a weekly service for 1 year. The contract is signed on 1 जनवरी 2001। दोनों पार्टीज बैठ गई प्रिंसिपल रूम में AC चला के और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया एंड वर्क बिगेन्स इमीडिएटली। और पहले गेट से सफाई शुरू कर दी उन्होंने 1 जनवरी को। इन एक्सचेंज फॉर द सर्विस, इस सर्विस के बदले कस्टमर राइज ने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें 80 शेयर दिया करूंगा अपने, यानी तुम राइज के मालिक बनते जाओगे, मैं तुम्हें 80 शेयर दिया करूंगा, 80 शेयर दिया करूंगा हर हफ्ते। The terms in the contract require that shares must be paid upon the successful completion of each week of service. शेयर कब पेड का लफ्ज़ अजीब सा है, दे दिए जाएंगे, शेयर्स दे दिए जाएंगे हर हफ्ते के एंड पे। तो हर हफ्ते वो हमारी कंपनी का थोड़ा थोड़ा मालिक बनता रहेगा और 4-5 साल अगर सफाई की तो जाए अच्छा वो मेजर शेयर होल्डर बन जाएगा। अच्छा आज 7 जनवरी कितना अरसा उसने सफाई कर दी होगी, 1 हफ्ता। कस्टमर इशूड शेयर्स, कस्टमर राइज इशूड शेयर्स हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ ₹12 पर शेयर ऑन दैट डेट। अच्छा इसमें ना यार आपने सेलर की बुक्स हैं, जमादार की बुक्स, उसके पास शेयर आ रहे हैं और वो रेवेन्यू बुक करेगा फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विस। तो जमादार क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट। इसको मुझे इनिशियली मेयर करने दे, मुझे पता है बाद में इस पे IFRS 9 लगना है, पहले डेबिट तो इसे करने देना। वो एंट्री करेगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट एंड सेल या रेवेन्यू फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज क्रेडिट। इसमें मेरा मशवरा है, मैंने नोट्स में भी एहतियात किया ये लिखूं, सेल आपने बैलेंसिंग निकाला करनी है।
क्योंकि कई दफ़ा हो सकता है हम जमादार को कहें थोड़े से शेयर ले लो, थोड़े से पैसे ले लो, तो ऐसी सूरत में बच्चों को समझ नहीं आएगा बैलेंसिंग क्या निकालना है। इसलिए रजिस्टर पे भी नोट करते हुए सेल आपने बाद में निकालनी है, सेल बैलेंसिंग निकालनी है। पैसे तो मेरे ख्याल से जमादार से तय नहीं हुए, उसको हमने पैसे देने हैं, सिर्फ शेयर देने हैं। कितने शेयर दिए, पहले क्वांटिटी ढूंढा करें। 80, कितने रुपए का शेयर, 12 रुपए का, 960। तो सेल किस पे बुक करें, नहीं, ये हर हफ्ते इस तरह एक एक एंट्री होती जाएगी। और अब शेयर्स अगर उसका होल्ड करने की नीयत है तो वो FVTOCI FVTPL पे रख लेगा, और अगर उसकी शेयर्स बेचने की नीयत हुई तो फिर FVTPL पे रख लेगा। डन जी। तो ये किसने किसको नॉन कैश कंसिडरेशन दी, कस्टमर ने एंटिटी को, कस्टमर ने एंटिटी को नॉन कैश कंसिडरेशन दी। राइज ने जमादार को पैसे नहीं दिए काम के, बल्कि बदले में क्या दिया, शेयर्स दिया। सेल के साथ मैंने बैलेंसिंग लिखा हुआ है क्योंकि ट्रांजैक्शन में कैश भी इन्वॉल्व हो सकता है। एग्जांपल 16, एन एंटिटी ए डिसाइड टू टेक अ कॉन्ट्रैक्ट, एंटिटी कौन होगा, सेलर, डिसाइड टू टेक अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म कंसल्टिंग सर्विस। मिसाल के तौर पे शेख रशीद ने कहा राइस को, या चलो शेख रशीद ने राइस को कहा मैं आपको मशवरे दिया करूंगा। एंटिटी ए डिसाइड्स टू परफॉर्म द कंसल्टिंग सर्विस, एंटिटी ए एग्रीज, एंटिटी ए, चलो इंजमामुल हक कर लेते हैं, शरीफ बंदा, इंजमामुल हक ने राइस को कहा जी मैं आपको हर हफ्ते मशवरे दिया करूंगा। एंटिटी ए डिसाइड्स टू टेक अ कॉन्ट्रैक्ट, इंजमाम ने एग्री किया कि मैं आपको कंसल्टेंसी सर्विस दूंगा। एंटिटी ए इंजमाम एग्रीज टू रिसीव 1000 शेयर्स ऑफ कस्टमर पेल, राइस की बजाय पेल लिखा हुआ था, तो इंजमाम ने पेल को कहा मैं आपको मशवरा दिया करूंगा, तो पेल ने कहा ठीक है तुम मुझे मशवरे दिया करो। बोथ एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जनवरी 14। कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सेप्ट हुआ, व्हेन द शेयर्स आर वैल्यूड एट 50। लेकिन भाईजान कॉन्ट्रैक्ट के शुरू पे मशवरे नहीं दिए होंगे। एंटिट ऑन 1 फरवरी एंटिटी ए कंप्लीट्स द सर्विस, महीने के एंड पे मशवरे सारे दे दिए। व्हेन द शेयर्स आर वैल्यूड एट 50, बता दें जी शेयर्स मिलने की एंट्री किस दिन करेंगे, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ या जिस दिन आपका मशवरे देने पूरे हुए। तो बता दें सेल किस पे बुक करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के डेट पे या जिस दिन आप सर्विस दे रहे हैं उसकी डेट पे। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेट पे तो आपको पता है कोई भी चीज़ बुक नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट के डेट के ऊपर तो जो है वो चीज़ें भी डिलीवर नहीं हुई होती, सर्विस ही नहीं दी होती हमने। तो सर्विस कब दी हमने, महीने बाद, तो फिर रेवेन्यू भी कब बुक करें, जब रेवेन्यू बुक करना था तब शेयर कितने का था, 52 का। अब इसकी हेडिंग बताएं जरा क्या है इस कॉन्सेप्ट की। नॉन कैश इज गिवन बाय अच्छा चलो छोड़ो यार, नॉन कैश के लफ्ज को छोड़ो। कैश इज गिवन बाय कस्टमर टू सेलर, ये बात इंट्रो के बच्चे को भी पता होगी। कैश इज गिवन बाय कस्टमर, मैंने ब्रेड खरीदने जाना है, कैश इज गिवन बाय मी टू गोरमे, तो कैश इज गिवन बाय मी टू गोरमे। इसी तरह बोलें नॉन कैश कंसिडरेशन इज गिवन बाय कस्टमर टू सेलर, और किस पे बुक करनी है, शेयर्स की फेयर वैल्यू के ऊपर। इंग्लिश थोड़ी सी पढ़ लें तो एमसीक्यू टाइप आ गया तो पैरा 66 और 69 है स्टैंडर्ड का। टू डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच अ कस्टमर प्रोमिसेस कंसिडरेशन इन अ फॉर्म अदर देन, जहन में सोचें, टू ट्रांजैक्शन प्राइस, जमादार ने सेल बुक करनी है फॉर अ जमादार, प्लीज जमादार नौकर नहीं है, फिर तो उसको सैलरी मिल गई होगी, वो उसने कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा है। टू डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस फॉर कॉन्ट्रैक्ट इन विच राइज प्रोमिसेस consideration in a form of shares, the jamadar shall measure the non cash consideration at, वो शेयर्स को किस में मेजर करेगा, फेयर वैल्यू के ऊपर। इफ कस्टमर contributes goods or services to facilitate an entity's fulfillment of contract, the अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो जरा सुनिएगा। राइज ने जमादार को कहा भाईजान आप काम करने आए हैं तो ये वाइपर वगैरह, बल्कि इस तरह कर ले, एक अच्छी चीज़ कर लेते हैं, वैक्यूम क्लीनर। तो ये वैक्यूम क्लीनर मशीन जो है ना, ये आप हमारे उसमें यूज़ करें।
जमादार ने कहा ये वैक्यूम क्लीनर मशीन मेरी तो नहीं है, मेरे पास तो नहीं है। राइज ने कहा वो हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, वो हम आपको दे देते हैं वैक्यूम क्लीनर मशीन। स्टैंडर्ड ने कहा एक सवाल पूछो, ये वैक्यूम क्लीनर मशीन उसको हमेशा के लिए दे दी है या सिर्फ राइज ने हेल्प आउट करने के लिए दिया है? अगर राइज ने थोड़े अरसे के लिए हेल्प आउट करने के लिए दिया है तो स्टैंडर्ड कहता है ये फिर मशीन उसकी नहीं है, उसे खुश होने की जरूरत। और अगर राइज ये कहता है ये मशीन तेरी है, कंट्रोल तेरा, रख यार मशीन और एंड पे ले भी जाई, तो फिर ये शेयर्स के ऊपर का माल है। फिर शेयर्स भी लेके जा रहा है और मशीन भी लेके जा रहा है। आप बोलें वो रेवेन्यू कैसे बुक करेगा? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, मशीन डेबिट और सेल क्रेडिट। ठीक है, पहले ये मिसाल पढ़ें फिर मैं इसको उर्दू में लिखवाता हूं। इफ अ कस्टमर कहते सिपाही कर रहे हैं, सफाया। इफ अ कस्टमर कॉन्ट्रीब्यूट्स, कस्टमर कौन? राइज। ये बातें इंपॉर्टेंट है, पढ़ें। इफ राइज कॉन्ट्रीब्यूट्स गुड्स और फॉर एग्जाम्पल मटीरियल, इक्विपमेंट, राइज कहते हैं मेरी तरफ से चीजें ले लो, टू फैसिलिटेट द जमादार, टू फैसिलिटेट द जमादार इन फुलफिलमेंट ऑफ जमादार गटर, पता नहीं कौन सा टॉपिक चल रहा है। टू फैसिलिटेट एन एंटिटीज फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द जमादार शैल असेस। जमादार के पास जब मशीन आए ना और घर लेके वैक्यूम क्लीनर जाए तो बच्चे पूछेंगे अब्बू ये आपका बन गया या आपने राइस को वापस कर देना है? द जमादार शैल असेस whether it obtain कब्जा of those goods or not, ये असेस करे। if so, अगर कब्जा मिल रहा है, अगर कब्जा मिल रहा है, the जमादार shall account for the goods as non cash consideration received from, तो ये भी एक तरह की नॉन कैश कंसिडरेशन है जो राइस से मिल रही है। क्लियर? लिखें जी, continuing from question 15, continuing from question 15, सफे के एंड पे भी जगह है, आपके रजिस्टर में भी जगह है। कॉन्टिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 15। अच्छा, इसकी हेडिंग दे दें कॉन्सेप्ट की, पैरा 69। ये जो मैं नई बात बताने लगा हूं, पैरा 69, पहले पैरा 69 हेडिंग दें, अब लिखें कॉन्टिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 15, राइस ऑल्सो गेव, राइस ऑल्सो गेव वैक्यूम क्लीनर, Rise also gave vacuum cleaner of ₹10. Rise also gave vacuum cleaner of ₹10 to entity, ब्रैकेट में जमादार, ब्रैकेट में जमादार, जीम मीम अलिफ दाल अलिफ रे, तो टू जमादार। एक लफ्ज सुनिएगा इधर, अब मैं एक लफ्ज बोलने लगा हूं। The Jamadar assessed that, the Jamadar assessed that, और लिखो आगे, the Jamadar assessed that he obtained control of this vacuum. The Jamadar assessed that he obtained control of this vacuum. क्या मतलब है यार, अब इसका बन गया या इसने वापस करके जाना है? अच्छा, मैंने फैसिलिटेट का लफ्ज ऊपर लिखवाया था कहीं? फिर क्या मैंने लिखवाया? मकसद क्या लिखवाया है? ये दिखाएं, मकसद क्या लिखवाया है? कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 15, राइज ऑल्सो गेव वैक्यूम क्लीनर ऑफ ₹10 टू एंटिटी फॉर फैसिलिटेशन, कि उसके काम में हेल्प हो जाए। फॉर फैसिलिटेशन लिख लें, फॉर फैसिलिटेशन। वैक्यूम क्लीनर क्यों दिए? फॉर फैसिलिटेशन। जमादार अब क्या सोचे कि मेरा है या नहीं है, ये अपने से सवाल पूछे। अब प्रिंसिपल साहब से पूछेगा, प्रिंसिपल साहब भाईजान ये वैक्यूम आप मुझे दे रहे हैं, ये मुझे थोड़े अरसे के लिए दे रहे हैं। प्रिंसिपल साहब के बाद जा यार ले जाइए, यार जा ले जाइए। जब मुझे प्रिंसिपल साहब बोलेंगे जा ले जाइए, तो IFRS 15 आगे बढ़ेगा, गले लगा यार सेल बुक कर। क्लियर? आप बता दें क्या एंट्री होगी इसकी, एंट्री पास करें। इन्वेस्टमेंट नहीं। अच्छा जब तू पूरी एंट्री कर रहा है, मैं अलग से एंट्री अगली बता रहा हूं, तो इसकी अलग लिखें। इसकी एंट्री अब वो एक और होगी, अलग, वो दोनों मर्ज करके करनी है तो कर लें। इसकी एंट्री होगी, ऊपर वाली तो अपनी जगह होगी ना, इसकी एक्स्ट्रा एंट्री लिख लें। अगर इसकी एक्स्ट्रा एंट्री होगी वो क्या होगी जी? वैक्यूम क्लीनर डेबिट सेल क्रेडिट। पैसे मिले वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर डेबिट सेल क्रेडिट। डन जी। एक बात मैं लिखवाने आपसे पूछने लगा हूं, अगर उसने असेस किया कि ये वैक्यूम क्लीनर मुझे वापस करके जाना पड़ेगा, तो ये एंट्री नहीं करनी। लिखनी है तो ये बात लिख लें,
अगर उसको लगे मैंने वैक्यूम क्लीनर नहीं लेके जाना तो ये एंट्री नहीं करेंगे। अगर उसको लगे ये वैक्यूम क्लीनर मेरा नहीं बनेगा तो ये एंट्री ना करें। अगर उसको लगे वो तो फिर अपना, हाँ वो आपका अपना सेटअप, जाओ जो मर्जी करो। और अगर उसको लगे वैक्यूम क्लीनर नहीं मिलेगा तो ये एंट्री ना करें। कंसिडरेशन पेएबल टू, बोले अगला कॉन्सेप्ट, आखिरी कॉन्सेप्ट हमारा। इसके बाद हमारा बस स्टेप 5 रह जाएगा, जिसके लिए मैंने आगे 3 दिन रखे हुए हैं। स्टेप 5 क्या है? रिकॉर्ड रेवेन्यू एज एंड व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड। जैसे जैसे गुड डिलीवर हो वैसे वैसे रेवेन्यू बुक करें। इसमें हमने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स भी करने हैं। ओके, तो 5वां स्टेप अब हमारा रह जाएगा। 4 स्टेप आज हमारे मुकम्मल हो जाएंगे। ओके जी, यार ये एग्जाम्पल पढ़ो और आप खुद देखो क्या है। ये एग्जाम्पल पढ़ के मुझे बताएं, ये हेडिंग आपको समझ आ रही है? एग्जाम्पल पढ़ के अगर हेडिंग समझ आ गया तो हाथ खड़ा करें। अच्छा, सेलर की बुक्स में ना माइंड में इनफ्लोज और आउटफ्लोज सोचें। सेलर की बुक्स में सेलर, आप थोड़ा सा आंखें क्लोज करके सेलर की बुक्स में इनफ्लोज और आउटफ्लोज सोचें। भाईजान बाटा इज नॉट सेलर, तो थोड़ी मेहरबानी, बाटा कहां से सेलर है? यू के ऊपर बेशक अपना नाम लिख लें। यू मैन्युफैक्चर्ड पेशावरी चप्पल, आपका छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है पेशावर में, जहां आप पेशावरी चप्पल बनाते हैं। जाहिर बात है पेशावर में चकवाली चप्पल तो नहीं बनने, चकवाल की रेडी। यू मैन्युफैक्चर्ड पेशावरी चप्पल इन पेशावर, मेहरबानी भाईजान, एंड सोल्ड इट टू बाटा फॉर 30,000। अब यू से मुराद आप हैं। आप क्या हैं, सेलर या एंटिटी? बोर बोर सा लग रहा है आज, ये क्या चक्कर क्या है? क्या अच्छा, पहले एफआरएस 15 पढ़ा हुआ है तो दरवाजा खोल दो यार, जाए। ये वाला आता था कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, पहले से आता था। जाओ, ऐसे लगे। यू मैन्युफैक्चर पेशावरी चप्पल इन पेशावर एंड सोल्ड इट टू बाटा। पता नहीं यार, हो सकता है आपको 50% याद हो, 80-90% तक पहुंच जाएगा। 100% तो आपको पता है, पहुंचा भी नहीं सकते ना टीचर ना आप। यू मैन्युफैक्चर पेशावरी चप्पल इन पेशावर एंड सोल्ड इट टू बाटा फॉर 30। अगर आप इस मिसाल को जल्दी कर लेंगे तो कल वाली चीजें फिर 10 मिनट में हम रिवाइज करेंगे। तो यू मैन्युफैक्चर पेशावरी चप्पल इन पेशावर एंड सोल्ड इट टू बाटा फॉर 30,000। आप सेलर हैं, आपकी जेब में कितने आएंगे इनफ्लो? 30,000। यू ऑल्सो पेड बाटा रुपीज 6,000, आपने बाटा को 6,000 भी दिए, तो आपने बाटा को 6,000 दिए। अब सोचिएगा, आप जूते लिफाफे में गठड़ी में बांध के आप लेके गए बाटा के बाहर। बाटा को कहा जूते, बाटा ने कहा क्या करना है? आपने बाटा को कहा यार ये जूते मैं आपको बेचने आया हूं। तो बाटा ने कहा चलो यार ठीक है, क्या डील करें? चलो 30,000 इन जूतों की कीमत बनती है। बाटा ने, वो जो बंदा गठड़ी में जूते डाल के आया था, उसको 30,000 दिया। इस बंदे ने कहा यार ये मैं चाहता हूं जूते मेरे जो है वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो जाएं। तो आप ये जो बिल्कुल जैसे ही कस्टमर एंटर होता है ना, जहां सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है, जैसे ही कस्टमर एंटर होता है वहां पे आप कुछ शेल्व्स बनवा लो, जरा वहां पे मेरे वाले जूते रख देना। अब बाटा वाले कहेंगे वो चल नासु भाईजान बस ठीक है, बहुत हो गई। इसने कहा यार सेलर पैसे देने लगे, सेलर पैसे देने लगे। सेलर पैसे देता नहीं होता दुनिया में, क्या करने लगे? सेलर कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर बाय सेलर, बाय सेलर। ऑनलाइन वाले ये पूरी हेडिंग अपने रजिस्टर पे लिख लें, कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर बाय सेलर। ठीक है जी, पैसे देने लगे, अजीब सी ट्रांजैक्शन होने लगी है। कौन किसको? सेलर कस्टमर को, बायर को पैसे देने लगे। क्यों देने लगे? यू ऑल्सो पेड बाटा रुपीज 6,000 फॉर अ शेल्फ टू बी इंस्टॉल्ड एट बाटा शॉप फॉर डिस्प्ले ऑफ दीज शूज। अब आप बताएं
आपने क्या खट्टा, यही कहते हैं पंजाब वाले, आपने क्या इस डील से कमाया, कितनी वर्थ थी इस डील में, 24,000। व्हाट इज योर रेवेन्यू, आपका रेवेन्यू कितना है। तो ऑनलाइन वाले ऐसा करें कि सॉल्यूशन इसका नोट करें और इसके साथ लिखें इनफ्लो और इसके साथ लिखें आउटफ्लो और ऊपर हेडिंग दें सेलर की बुक्स। किसके एतबार से ट्रांजैक्शन सोचनी है, सेलर के एतबार से। डन। यार अब आ रही है अगली मिसाल, ये ज्यादा मजे की है। ये स्टैंडर्ड की अपनी एग्जांपल है लेकिन मैंने उसमें सिर्फ फिगर्स डाली हुई हैं। एन एंटिटी डेट मैन्युफैक्चर शूज, एक एंटिटी है जो शूज बनाती है, मिसाल के तौर पे वही बंदा पेशावरी चप्पल बनाता है। एन एंटिटी डेट मैन्युफैक्चर शूज एंटर्स इनटू अ 1 year कॉन्ट्रैक्ट टू सेल शूज टू बाटा, वही एग्जांपल। डेट इज अ लार्ज ग्लोबल चेन ऑफ रिटेल स्टोर्स, बाटा के बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स हैं। द बाटा को रिटेलर समझ लें फिलहाल। द बाटा कमिट्स टू बाय एटलीस्ट 16 लाख। अब बाटा का बड़ा जबरदस्त उसे पेशावरी चप्पल पसंद आ गए हैं। अब बाटा ने कहा यार 16 लाख रुपए के जूते इंशाल्लाह मैं तो तेरे से इस साल खरीदूंगा, 16 लाख के जूते इस साल खरीदूंगा। सेलर कितने की सेल सोच के बैठे, 16 लाख की। द कॉन्ट्रैक्ट, यार ना बातें ना, द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो रिक्वायर्स दैट, 16 लाख तो सेलर का इनफ्लो हो गया ना, 16 लाख तो सेलर का इनफ्लो हो गया। 16 लाख इज इनफ्लो ऑफ सेलर। द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट एंटिटी कौन है यार, तू इधर क्यों नहीं देख रहा। द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट सेलर टू मेक अ नॉन रिफंडेबल पेमेंट ऑफ 3 लाख टू कस्टमर। ये तो अजीब सी चीज हो गई, ये दुनिया में होती नहीं होती लेकिन हो रही है। कौन किसको पैसे दे रहा है, सेलर बायर को। तो मैं सेलर के जूते पहनूं तो ये मेरा आउटफ्लो पैसों की फॉर्म में भी हो सकता है, आउटफ्लो चीजों की फॉर्म में भी हो सकते हैं। हम कोई शेल्फ उसको बनवा के भी दे सकते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, टू कस्टमर एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द ₹3 लाख पेमेंट विल कंपनसेट द कस्टमर। 3 लाख का मकसद बताएं यार, 3 लाख का मकसद टू कंपनसेट द कस्टमर फॉर चेंजेस इट नीड टू मेक टू इट्स शेल्विंग टू अकोमोडेट द एंटिटीज। एंटिटी कौन है, जूते बेचने वाला। उसको वो जो है वो चाह रहा है कि मेरी चीजों की मशहूरी हो, इसलिए मैं आपको एक शेल्फ बनवा के दे देता हूं। साल पूरे में 16 लाख के जूते बेचने हैं लेकिन फिलहाल सेलर का अपना अकाउंटिंग ईयर एंड आ गया है। एट ईयर एंड 4 लाख है डिलीवर्ड। 16 लाख के बेचने थे, उसमें से कितने बेच दिए, 4 लाख के। अब बोंगी ना मार लिएगा, 4 लाख में से पूरा 3 लाख माइनस कर दें। अब कैलकुलेटर पकड़े, उसकी गेम है। अब 4 लाख में से पूरा 3 लाख ना माइनस कर दीजिएगा, दोनों चीजों को सेम बेस पे कीजिएगा। अब आपका टेस्ट है। अच्छा जी, कितने जूते बेचना सोचा है, 16 लाख। कितने के डिलीवर कर दिए, 4 लाख। अगर रेवेन्यू 4 लाख का बुक करूं तो रेवेन्यू की डिक्रीज भी प्रोपोर्शनेटली बुक करूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं रेवेन्यू 16 लाख बुक हुआ है या 16 में से 4? 16 में से 4। तो एक काम करेंगे पेपर में, 4 लाख बटा 16 लाख, कितना रेवेन्यू बुक हुआ। जितना रेवेन्यू बुक हुआ उतनी रेवेन्यू की रिडक्शन बुक होगी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल रिडक्शन, 3 लाख। तो 25% ऑफ 3 लाख क्या चीज जी, बोलें बोलें बोलें, 70। तो बता दें अब सेल किस पे बुक करें, 325,000। अब दोबारा देखो मेरे ना, आप ऐसा करना, 4 लफ्ज सुनना मेरे मुंह से। टोटल रेवेन्यू 16 लाख, टोटल रिडक्शन इन रेवेन्यू 3 लाख, टोटल नेट रेवेन्यू 13 लाख। लेकिन इसको छोड़े परे, टोटल रेवेन्यू, रिडक्शन इन रेवेन्यू
3 लाख। रेवेन्यू बुक्ड टू डेट, आज तक रेवेन्यू बुक्ड इन करंट ईयर, व्हाट इज द रेवेन्यू ऑफ द करंट ईयर? 4 लाख। रेवेन्यू फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू means revenue is booked 25%. If revenue is booked 25%, then total reduction is 3 lakh. Total reduction multiplied by 25%. Reduction हमारे साल की आ गई. So what is the revenue of our year? 3,25,000. A cloth manufacturer enters into a contract with Metro Cash and Carry. Cloth manufacturer क्या करता होगा? घर में किसी बंदे ने बीवी को कहा होगा मैं और तू मिलके बच्चों के कपड़े बनाते हैं, ये घर में मिलके बच्चों के कपड़े बना रहे हैं और मेट्रो कैश एंड कैरी पे जाके रखवा देते हैं। मेट्रो कमिट्स टू बाय एटलीस्ट 20 मिलियन ऑफ आइटम्स ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ। मेट्रो ने कहा जी 12 महीने में मैं कितने कपड़े खरीदूंगा तुमसे? हु इज सेलर? मेट्रो नहीं, मियां बीवी। द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड दैट क्लोथ मैन्युफैक्चरर, मियां बीवी, टू मेक अ पेमेंट। ये अजीब सी दुनिया शुरू हो गई है, कौन किसको पैसे दे रहा है? सेलर बायर को पैसे दे रहा है। टू कंपनसेट द मेट्रो फॉर चेंजेस दैट इट विल नीड टू मेक टू इट्स रिटेल आउटलेट्स टू अकोमोडेट द प्रोडक्ट्स इन शेल्व्स। हाउ मच रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय क्लोथ अज्यूमिंग ऑल गुड्स आर डिलीवर्ड? ये तो सर टाइम जाएगी आपने वहां 20 माइनस 19 डन। टोटल रेवेन्यू 20, रेवेन्यू टू बी रिवर्स्ड नेट रेवेन्यू। जैसे पिछले सवाल में एक वैरायटी थी ना, इधर भी एक वैरायटी है। ये अब आपने मुझे जवाब देना है। कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 17, आपके कंधे पे क्या लटके हुए हैं? 30,000 के जूते। आप सेलर हैं और आवाज मार रहे हैं जूते ले लो, जूते ले लो, जूते ले लो। बाटा वालों ने कहा इधर आ दिखा जूते। बाटा वालों ने कहा कमाल है यार, कमाल है यार, ये ऐसा कर तू ना, बस ठीक है ये सारे हमें दे दे। गट्टू इधर आप 30,000 ले ले, सारे हमें दे दे। डन हो गया। आपने बाटा को कहा कहाँ रखोगे? बाटा ने कहा वो जो बेसमेंट के अंदर शेल्फ लगी हुई ना वहां जाके तेरे जूते लगा देंगे। नहीं ये नहीं, इस सीढ़ियों की एंट्रेंस के ऊपर मेरे जूते रखो। कुछ मेरे से ले लो, कुछ पैसे मेरे से ले लो, लेकिन ऐसा ना करो यार, मेरे जूते इस काबिल नहीं है कि बेसमेंट में जाएं, तो प्लीज ऐसा करो जरा सामने सामने रखो। आप बता दें जी हमें कितने पैसे देने पड़े? 6,000। डन हो गया। एक बात स्टैंडर्ड में और लिखी हुई है जो मैंने यहाँ थ्योरी में नहीं लिखी, क्योंकि आईकेप की किताब में भी थ्योरी मैंने लिखी हुई थी। एक बात और है, बिल फर्ज डील ऐसे होती कि आप उससे कहते भाईजान ये 30,000 रुपया मुझे दो जूतों का, और आप निकलने लगते और आपको ख्याल आता कि यार वो मेरे जो बेटा है उसने कल स्कूल जाना है पहले दिन, तो उसके जूते पुराने हैं। तो आपने बाटा से कहा यार कोई इंपोर्टेड किस्म के कुछ जूते पड़े हैं, पेशावरी चप्पल तो स्कूल नहीं पहन के जा सकता। बाटा ने कहा हाँ यार ये जूते पड़े हुए हैं। आपने कहा यार ये जूते कितने के लगाओगे? बाटा ने कहा 6,000 के। 6,000 का जूता, इंपोर्टेड जूता है, 6,000 का लगाऊंगा। तो आपने बाटा को 6,000 रुपये दिए और वो जूते लेके आप आ गए। Is it a consideration payable? Is it a ये वो है consideration payable to customer। इसके अगेंस्ट तो आपको एक चीज मिल रही है, इसके अगेंस्ट तो आप चीजें खरीद के ला रहे हैं। अब आप चीजें खरीद के ला रहे हैं या उसको अपनी चीजें बेचने के बदले कुछ दे रहे हैं? अपनी चीजें बेचने के बदले तो कुछ और होता है ना। तो अब कुछ आप लिख सकते हैं ऐसा क्वेश्चन 17 के साथ। लिखें कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 17, कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 17। अभी 6,000 का मकसद क्या था यार? मकसद लिखा हुआ था शेल्फ बनाना। कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 17, if 6,000 is paid by you not for shelves, if 6,000 is paid by you not for shelves, rather you are buying socks of 6,000 from Bata। socks पड़ी हुई थी कि वो खरीद ली। rather you are buying सॉक्स ऑफ, पूरी लॉट खरीदी ना, उसकी भी तो बोरी होती है जराबों की, लंडे की, क्योंकि यू आर बाइंग सॉक्स ऑफ 6,000 फ्रॉम बाटा।
अब ये उस डील और वो डील डिफरेंट है या अलग अलग डील्स हैं? ये तो अलग अलग डील्स हैं। नाउ यू विल स्टिल बुक द रेवेन्यू, नाउ यू विल बुक द रेवेन्यू एट 30,000। वो तो परचेज आपकी अलग है सॉक्स की, उस पे तो आप इन्वेंट्रीज का स्टैंडर्ड लगाएं, उसको छोड़ें। नाउ यू विल बुक रेवेन्यू एट 30,000। वाई? नेट क्यों नहीं करना चाहिए था? क्योंकि इंडिपेंडेंट डील्स है ना, लिखे नीचे, ये दोनों तो इंडिपेंडेंट डील्स है ना। अब आप रेवेन्यू नेट करके बुक करेंगे या टोटल 30,000 बुक करेंगे? टोटल 30,000। ऐसी तरह थ्योरी पढ़ लें कोई अंग्रेजी। अच्छा यार, और भी कहाँ कहाँ ये डील्स होती हैं ये वाली? कोई ऐसे मिसालें देना शुरू करें जहाँ जहाँ ये डील्स होती हों। और यार हर जगह ये डील हो रही है भाई, कह रहे हैं पेप्सी वाले अपना रेफ्रिजरेटर रखवा के जा रहे हैं, K&N वाले जो है वो पूरा अपना फ्रीजर रखवा के चले जाते हैं। तो K&N वाले जो है वो मेट्रो वालों को 10 लाख रुपए का सामान बेचते हैं और उसको बदले में 2 लाख रुपए का वो रखवा के चले जाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शंस बाजार में बहुत हो रही हैं, लेकिन मैंने तो आपको एक जो नीचे चीज लिखवाई है वो तो डिफरेंट सी चीज है। कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर, कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर में इस मिसाल को सामने रख के सोच लें, सिंपल सी बात। कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर, कौन पैसे दे रहा है? जूते वाला। किसको पैसे दे रहा है? बाटा को। कितने पैसे दे रहे हैं? 6,000, ताकि वो शेल्फ बनाए। कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर इंक्लूड कैश अमाउंट और अदर आइटम्स, या शेल्फ ही दे दे और अदर आइटम्स। डेट एन एंटिटी पेज, एंटिटी कौन? जूते वाला। पेज और एक्सपेक्ट्स टू पे टू दी कस्टमर। एन एंटिटी शैल अकाउंट फॉर द कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर एज अ रिडक्शन ऑफ, इसको माइनस किया करना है, एज अ रिडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। एंड देयरफॉर ऑफ, एक ही बात होगी, रेवेन्यू या ट्रांजैक्शन प्राइस में से इसको कम कर दें। कल वाला जी रिवाइज करें, बस आज की क्लास में ये करना था। कल वाला यानी कई दफा वो कहते हैं हम आपको थोड़े दिनों में दे देंगे। ये किधर है? लेक्चर नंबर 6, इधर 6-105, 2-105 नहीं, 1 कल कौन सा था? 109 था। किधर है 109? भाईजान आपने क्वेश्चन नंबर 9 पूछा था जाते हुए, क्वेश्चन नंबर 9। यार एक चीज है जो लोगों को महसूस होती है, ये इनपुट्स हैं, क्योंकि ये मेरे भी जहन में सवाल था जब मैं ये सवाल बना रहा था। ये इनपुट्स हैं जो एक कंबाइंड आउटपुट बनाते हैं, लेकिन मैं आपको वो चीज़ साबित करने लगा हूं कि ये इनपुट्स कंबाइंड आउटपुट्स नहीं बना रहे। क्या मतलब? जब हमने वॉशरूम बना के देना था ना, वॉशरूम बना के देना था एक बंदे को, बाथरूम बना के देना था, तो फिर हमने उसके लिए कमोड भी लाना था, उसके लिए मुस्लिम शावर भी लाना था, उसके लिए हमने टूटी भी लानी थी, उसके लिए हमने दूसरा शावर भी लाना था, उसके लिए हमने जो है वो, उसके लिए हमने टाइलें भी लानी थी, उसके लिए हमने टूटी भी लानी थी, उसके लिए हमने बाकी चीज़ें भी लानी थी, नहाने वाला बाथ टब भी लाना था, उसके लिए हमने सारी चीज़ें लानी थी, जिसके जब क्या बना के देना था? वॉशरूम बना के देना था। क्लियर? तो अब मुझे बताएं, अगर शाहिद अफरीदी ने कहा भाईजान वॉशरूम मेरी तरफ से, ये चीज़ें जो छोड़ो, वॉशरूम में आपको बना देता हूं, आज शाहिद अफरीदी क्या कर रहा है? डिफरेंट इनपुट्स को मिला के कंबाइंड आउटपुट दे रहे हैं। क्या ये डिफरेंट इनपुट्स हैं जो कंबाइंड आउटपुट दे रहे हैं? तो ये चीजें विद इन इटसेल्फ तो डिस्टिंक्ट थी, विद इन इटसेल्फ तो डिस्टिंक्ट थी, क्योंकि और सेलर्स भी इनको बेच रहे हैं, लेकिन विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्टिंक्ट नहीं थी, क्योंकि डिफरेंट इनपुट्स मिलके एक आउटपुट बना रहे थे। क्योंकि शाहिद अफरीदी ने कहना था बाद में मैंने बाथरूम बना दिया तुम्हें, ने ये नहीं कहना था टूटियां दे दी, शावर दे दिया, उसने क्या कहना था एंड पे? मैंने, तो वो एक चीज सेल कर रहे हैं। अच्छा, आप पेल के पास गए, आपने पेल को कहा भाईजान एसी दे दें, एसी। पेल ने कहा अच्छा चलो ठीक है यार, एसी ये पड़ा है, ये लो भाई, ये दरवाजे पे रखा हुआ है भाईजान, ले जाएं ले जाएं। आपने कहा भाई ट्रांसपोर्ट भी करवा दे,
ट्रांसपोर्ट भी करवा दें, आपने कहा भाई इंस्टॉल भी करवा दें, आपने कहा इंस्टॉल भी करवा दें। एक मिनट। अब पहली तो बात है, ये तीनों बातें, या ओवन, जो भी मिसाल ले लें आप, एसी की मिसाल ले लें, मैंने किसकी मिसाल दी थी, ओवन की मिसाल दी थी। तो आपने पहले वालों को कहा ओवन है, उन्होंने कहा ओवन भी ले जाएं, मेंटेनेंस सर्विस तो छोड़ें, ओवन भी ले जाएं। आपने कहा यार ये इधर पड़ा हुआ है, मैं गाड़ी में अपनी लेके जाऊं, मसला है, टायर पंचर हो सकता है। आप ऐसा करें, ये ओवन जो है वो डिलीवर भी करवा दें मुझे। अगला काम, ये ओवन मुझे इंस्टॉल भी करवा दें। अच्छा, ये तीन बातें तय हो गई। अब भाईजान दिल में यह सवाल आ सकता है, ये तीनों इनपुट्स हैं जो एक कंबाइंड आउटपुट को दे रहे हैं। इसका जवाब है नो। जरा वजह सुनिएगा गौर से, क्यों? क्या जब वॉशरूम के अंदर टूटियां लगी, वॉशरूम के अंदर शावर लगा, वॉशरूम के अंदर टाइलें लगी, वॉशरूम के अंदर फ्लश लगा ये सारी चीजें जब वॉशरूम में लगी, तो क्या इन्होंने अपनी असली हालत पे कायम रहे या असली हालत से बदल गए? असली हालत से बदल गए। अब आप इनमें से अक्सर चीजें उखाड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो वो स्क्रैप टाइप की चीज बनेगी और उनकी वो वर्थ नहीं है। तो क्यों? इसलिए कि डिफरेंट इनपुट्स को एंटिटी ने ऐसे बुरे तरीके से इंटीग्रेट कर दिया है कि अब वो जुदा नहीं हो सकती। डिफरेंट इनपुट्स इंटीग्रेट हो गए हैं। कैसे? बर्गर वाली मिसाल में, बर्गर वाली मिसाल में भी यही था। क्या था? टमाटर डाल दो अंदर, प्याज डाल दो अंदर, आप जो है वो केचप डाल दो अंदर। अब ये जब सब कुछ इकट्ठा होके बर्गर बन गया, तो जब ये बर्गर बन गया तो ये डिफरेंट इनपुट्स ऐसे बुरे तरीके से एंटिटी ने इंटीग्रेट कर दिए कि अब इनको अगर आप जुदा करेंगे तो वो टमाटर कहीं नहीं बिकेगा, वो प्याज कहीं नहीं बिकेगा, वो एक स्क्रैप टाइप चीज बनेगी। लेकिन भाईजान एसी इंस्टॉल करने से एसी और इंस्टॉलेशन ऐसे इंटीग्रेट नहीं हो जाती कि एसी की जो है वो वर्थ बिल्कुल ही फारिग हो जाए। इसलिए दुनिया में स्टैंडर्ड बनाने वाले इस नतीजे पे पहुंचे कि इंस्टॉलेशन इज नॉट इंटीग्रेशन, इंस्टॉलेशन इज नॉट एन इनपुट टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड। बिकॉज आप एसी लगाएं, उसी तरह उतार के दूसरे कमरे में ले जाएं, अल्लाह का शुक्र है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसी लगवा दें, उसी तरह उतार के दूसरे कमरे में ले जाएं, एसी अपनी हालत बदल लेगा, एसी अपनी हालत बदल लेगा, उतारना आसान है। लेकिन वो जो टाइलें लग गई, शावर लग गए, कमोड लग गए, वो सब कुछ हो गया। तो इसलिए ये थोड़े से बारीक सा पॉइंट था इंस्टॉलेशन का। लेकिन आप इस बहस में ना जाएं, आपको मैंने सादा सी मिसालें दी हैं, यही स्टैंडर्ड की मिसालें, इसी में से पेपर में मिसालें आनी है। तो इंस्टॉलेशन आज के बाद क्या समझिएगा? सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। लेकिन अगर पेपर में सवाल आ जाए कि एक सॉफ्टवेयर है, अब जरा समझिएगा, एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर सोच के ना एक सीडी जहन में लाएं, और उस सीडी को जब आप कंप्यूटर में डालें तो एक बॉक्स, एक फाइल सी नजर आती है आपको, जिसको आप कहते हैं प्रेस करो तो सेटअप चल पड़ेगा। वो सॉफ्टवेयर है, उसे सॉफ्टवेयर का लाइसेंस कहते हैं। अगर आप एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर खरीदे ना माइक्रोसॉफ्ट का, तो माइक्रोसॉफ्ट वालों को आप कहें यार मुझे सॉफ्टवेयर दो, वैसे कहेंगे ये लो सॉफ्टवेयर। आप कहेंगे यार मुझे इंस्टॉल भी कर दो। अब ये इंस्टॉल करना एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ये इंस्टॉल करना एक, लेकिन क्यों ये सेपरेट क्यों है? इसलिए कि आपने अगर इंस्टॉल से उधर अनइंस्टॉल करें और उधर से उतार के दूसरे कंप्यूटर पे ले जाएं, तो इससे सॉफ्टवेयर ने अपनी हालत नहीं बदली थी। इसलिए सॉफ्टवेयर और उसकी इंस्टॉलेशन, एग्जांपल 8 थी ना हमारी, सॉफ्टवेयर और उसकी इंस्टॉलेशन, ये दोनों सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वालों से सॉफ्टवेयर खरीदें और सॉफ्टवेयर खरीद के उससे ये कहें कि भाईजान इंस्टॉल ऐसे तरीके से करो कि ये सॉफ्टवेयर मेरे अंदर वन नोट भी है, पीडीएफ भी है, बाकी चीजें भी हैं, ये सॉफ्टवेयर उनसे अपना डाटा उठाए, एक्सेल से अपना डाटा उठाए और इंटीग्रेशन कर दो मेरी सारी चीजों की, ताकि मेरी सारी फाइलें आपस में लिंक होती चली जाएं। ये वो जो कोड के ऊपर आपने कस्टमाइजेशन करवानी थी, ये वो उस टाइप की चीज है। अब वो जो आपका मेन आउटपुट है, जिसे मैंने नाम रखा था सॉफ्टवेयर, वो मेन आउटपुट को इनपुट मॉडिफाई कर रहा है। और वो जो हमने पॉइंट पढ़ा था, इस पे ये वो वाला पॉइंट लगेगा, इफ गुड्स आर एन इनपुट टू मॉडिफाई एन, अब उसने उसको बदल दिया। अब याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर आप अनइंस्टॉल करेंगे तो वो अपनी असली हालत में नहीं होगा। अब वो ऐसे बुरे तरीके से चीजों के साथ
इंटीग्रेट हो चुके हैं, एंटिटी ने आपको ऐसे इंटीग्रेट कर दिए क्या वो दिखने में एक ही चीज लग रही है। अब एंटिटी ये नहीं कहेगी मैंने आपको सॉफ्टवेयर बेचा और इंस्टॉल करके दिया, एंटिटी कहेगी मैंने आपको कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर बेचा है। मैंने आपको क्या बेचा है? कस्टमाइज्ड। ये थी भाईजान हमारी एग्जांपल नंबर 9। द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज दैट एज अ पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन द सॉफ्टवेयर विल बी अच्छा खासा ऑल्टर्ड। ऐसी सूरत में मैंने कहा था सॉफ्टवेयर का लाइसेंस और सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन, इन दोनों को क्या कर दो? आम हालात में बता दें इंस्टॉलेशन क्या है? सेपरेट परफॉर्मेंस। लेकिन अगर इंस्टॉलेशन में ऑल्ट्रेशन हो जाए आपके मेन सॉफ्टवेयर की और सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग हिल के रह जाए तो फिर वो वाला सॉफ्टवेयर नहीं रहा, फिर वो बाथरूम में लगी हुई टाइलों जैसा बन गया। तो फिर अगर इस तरह की सिनेरियो बनेगा तो ये फिर कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होंगी? सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। डन। अभी भी हमारा पास पेपर क्वेश्चन 2 रह गया, उसे कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज कोई होमवर्क नहीं है।